कहानी की शुरुआत होती है जर्मनी की राजधानी बर्लिन से, जहां राक्षसों का भेजा हुआ आदमी डेविल अपने सलाहकार से बात कर रहा था कि वो दुनिया भर में बुराई कैसे फैला सकते हैं। वो कोई लाल सींगों वाला शैतान नहीं, बल्कि वो भी एक आम आदमी जैसा दिखता था, जिसका मकसद था पूरी दुनिया में बुराई का परचम लहराना। उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम है लिलिथ, जो अक्सर अपना पूरा समय अपने पिता को परेशान करने में लगाती थी। एक दिन जब डेविल घर वापस आया तो उसने देखा कि लिलिथ का टीचर कुर्सी से बंधा हुआ था। तो डेविल को बहुत गुस्सा आया और उसने टीचर को आजाद करके लिलिथ को खूब डांटा। तब टीचर ने नौकरी छोड़ने की बात कही, पर उसे जबरदस्ती अपना काम करते रहने को कहा गया। असल में डेविल चाहता था कि लिलिथ उसके नक्शे कदमों पर चले, ताकि आगे चलकर वो उसकी जगह ले सके। डेविल ने कहा कि वो जादू को छोड़कर बाकी किसी भी चीज के जरिए इंसानों को बुराई के रास्ते पर ला सकते हैं। अब लिलिथ को बुरा इंसान बनने और बाकियों को बुराई के रास्ते पर धकेलने की ट्रेनिंग लेते हुए काफी समय हो गया था और वो जल्द से जल्द इसका इस्तेमाल करना चाहती थी। डेविल ने कहा कि वो 18 साल की उम्र से पहले नर्क छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। खैर, फिर रात को लिलिथ डेविल के कमरे में गई और उसे एक ऑफर दिया। लिलिथ ने कहा कि वो इंसानों के साथ 1 साल का समय बिताकर ये साबित कर सकती है कि वो इंसानों को बुराई के रास्ते पर धकेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये सुनते ही डेविल ने उसकी शर्त मान ली, पर उसने कहा कि लिलिथ सिर्फ 1 हफ्ते के लिए जा सकती है और अगर उसने ये साबित कर दिया कि वो ये काम कर सकती है तो आगे भी इंसानी दुनिया में रह सकती है। आखिरकार डेविल के साथ डील करने के बाद लिलिथ को अगली सुबह एक छोटे शहर के स्कूल में भेजा गया, जहां उसका मकसद था ग्रेटा नाम की एक लड़की को बुराई के रास्ते पर लाना। तब रास्ते में डेविल ने अपनी बेटी को लॉकनर नाम की एक बॉल दी, जो लिलिथ की भावनाओं की बुराई नाप सकती है। डेविल ने कहा कि इसका रंग हमेशा काला होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका रंग बदला तो मतलब तुम्हारे दिल में अच्छाई पैदा हो रही है। खैर, जब लिलिथ ग्रेटा के घर पहुंची तो ग्रेटा और उसकी माँ सिबिल ने उसका खुली बाहों से स्वागत किया। असल में लिलिथ 1 हफ्ते के लिए ग्रेटा के घर पर ही रुकने वाली थी। फिर शाम को उन सब ने इकट्ठे बैठकर डिनर किया, जो ग्रेटा के पिता गैब्रियल ने बनाया था। डिनर के बाद जब सब बर्तन धोने जा रहे थे तो लिलिथ ने ग्रेटा से बर्तन मांगे और फिर जानबूझकर बर्तन गिराकर तोड़ दिए। तभी अचानक सिबिल वहां आ गई और उसी समय ग्रेटा ने लिलिथ की गलती का इल्जाम अपने सर पर ले लिया, जिसे देखकर लिलिथ हैरान रह गई। ग्रेटा के माँ बाप ने लिलिथ को बेहद प्यार से अपना लिया, तो लिलिथ को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे भी इंसान होते हैं। खैर, रात को ग्रेटा से बातचीत करते हुए उसे पता चला कि ग्रेटा के कोई दोस्त नहीं थे, साथ ही उसके कबर्ड में एक लड़के की तस्वीर लगी हुई थी। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि लिलिथ ने साइकिल से स्कूल जाने से इनकार कर दिया और ग्रेटा को जबरदस्ती अपने साथ बस पर ले आई। बस में चढ़ने पर ग्रेटा ने अपनी क्लास की लड़कियों मेलेडी और डारिया को हेलो कहा, पर उन्होंने ग्रेटा पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद एडी और उसके दोस्त बस में चढ़े और कुछ बच्चों का मजाक उड़ाने लगे। फिर एडी ने अपनी च्युइंग गम ग्रेटा के बालों में चिपका दी, तो लिलिथ ने उसे मजा चखाने का फैसला किया। उसने मेलेडी का परफ्यूम अपने मुंह में भरा और एक लाइटर से जबरदस्त आग निकालकर एडी के बाल जला दिए। एडी तो बुरी तरह डर गया और बस के एक कोने में छुपकर बैठ गया। खैर, जब वो सभी स्कूल पहुंचे तो लिलिथ ने देखा कि काफी बच्चे और प्रिंसिपल पेनहॉफ एक बिल्डिंग के आसपास इकट्ठा हो गए थे। असल में प्रिंसिपल एडी के पिता ही थे और वो सैमुअल नाम के एक लड़के को बिल्डिंग की छत से नीचे उतरने को कह रहे थे। जब पेनहॉफ ने कहा कि वो पुलिस को फोन करने वाला है तो सैमुअल जैसे तैसे नीचे उतरकर क्लास में चला गया। उस दिन टीचर ने सभी बच्चों को एक टेस्ट दिया, पर सैमुअल बिना किसी सवाल का जवाब दिए ही क्लास से बाहर चला गया। जहां बाकी सब बच्चे तो टेस्ट के जवाब लिख रहे थे, इधर लिलिथ ने इंटरनेट से टेस्ट ढूंढा और वहां से सारे जवाब हूबहू अपनी शीट में उतार दिए। मगर जैसे ही वो अपना टेस्ट टीचर को देने वाली थी, ग्रेटा ने देखा कि लिलिथ ने गलत आंसर उतार दिए थे। उसने तुरंत लिलिथ के हाथ से टेस्ट छीनकर अपने मुंह में ठूस लिया। आखिरकार क्लास से बाहर निकलने पर ग्रेटा ने लिलिथ को बताया कि उसने टेस्ट बी के बजाय टेस्ट ए के जवाब लिख दिए थे। अगर ग्रेटा ने कागज ना चबाया होता तो टीचर को पता चल जाता कि लिलिथ ने चीटिंग की है और पहले ही दिन वो स्कूल से बाहर हो जाती। खैर, फिर ब्रेक के दौरान लिलिथ की नजर उसी लड़के पर पड़ी जिसे ग्रेटा चाहती थी। मगर दिक्कत ये थी कि कार्लो 1 नंबर का लड़कीबाज था और वो हर दिन किसी लड़की के पीछे घूमता रहता। ग्रेटा ने लिलिथ को बताया कि वो आज तक कार्लो से अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तब लिलिथ के दिमाग में एक धांसू आइडिया आया और वो सीधा कार्लो के पास गई। उसने कार्लो को कुछ पैसों के बदले ग्रेटा को डेट पर ले जाने को कहा। लिलिथ ने उसे आधे पैसे दिए और कहा कि आधे पैसे उसे 3 दिन बाद मिलेंगे, जब वो ग्रेटा का दिल तोड़कर दूर चला जाएगा और ग्रेटा को समझ आ जाएगा कि कार्लो उसके लिए ठीक नहीं है। अब कार्लो ऑफर मानकर ग्रेटा से बात करने गया और इधर लिलिथ सैमुअल के पास गई, क्योंकि उसे सैमुअल में काफी दिलचस्पी आ गई थी।
उसी पल एडी वहां आया क्योंकि सैमुअल ने उसकी घड़ी चुरा ली थी, मगर सैमुअल जैसे तैसे वहां से भाग निकला। ये देखकर लिलिथ एडी का मजाक उड़ाने लगी, तो एडी ने अपने साथियों से लिलिथ को सबक सिखाने के लिए कहा, पर लिलिथ ने एक साइन बोर्ड की मदद से उनकी हड्डी पसली एक कर दी और ये देखकर एडी डर के मारे वहां से भाग गया। इधर सैमुअल को भी लिलिथ काफी अच्छी लगी, इसीलिए वो उसे कॉफी पिलाने एक कैफे में ले गया। उसने बताया कि मैंने तो बर्लिन जाने की टिकट खरीद ली है क्योंकि मैं ये स्कूल और शहर छोड़कर जा रहा हूँ। फिर बातों बातों में लिलिथ ने कहा कि उसने कभी समुद्र नहीं देखा, तो सैमुअल ने कहा कि अगर वो चाहे तो वो दोनों बेल टावर पर चढ़कर समुद्र देख सकते हैं। उस दिन लिलिथ ने जिंदगी में पहली बार चर्च में कदम रखा और वहाँ जाते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। आखिरकार जब वो टावर पर पहुंचे तो उन्हें समुद्र दिखाई दिया और सैमुअल ने उसी पल लिलिथ को चूम लिया, मगर लिलिथ इससे बुरी तरह घबरा गई और सैमुअल को धक्का देकर वहां से चली आई। आखिरकार जब लिलिथ घर पहुंची तो उसने ग्रेटा को सब कुछ बताया। तब ग्रेटा को एहसास हुआ कि लिलिथ थोड़ी बदली बदली लग रही थी, यानी कि उसके दिल में प्यार उठने लगा था। लेकिन लिलिथ ये मानने को तैयार ही नहीं थी, इसीलिए उसने अपने पिता का दिया हुआ लॉकनर निकाला जिसका रंग अब बदलने लगा था। ये देखकर वो काफी घबरा गई और तभी उसके पिता ने उसे फोन करके बताया कि उन्होंने एक आदमी को काम से निकाल दिया है क्योंकि वो प्यार में पड़ गया था। डेविल का मानना था कि प्यार में पड़ा राक्षस एकदम निकम्मा हो जाता है। अब लिलिथ सैमुअल से अपना ध्यान हटाने के लिए ग्रेटा को कार्लोस के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार करने लगी। हालांकि ग्रेटा ने आज तक ऐसे कपड़े और मेकअप नहीं पहना था, पर जब उसने खुद को शीशे में देखा तो उसने खुश होकर लिलिथ का शुक्रिया अदा किया। तभी अचानक उसे खिड़की के बाहर से किसी की आवाज आई, तो उसने देखा कि सैमुअल लिलिथ से बात करने आया था। जैसे ही लिलिथ ने सैमुअल की आवाज सुनी तो वो खुद उससे मिलने के लिए तुरंत छत पर पहुंच गई। तब सैमुअल ने उसे यूं अचानक चूमने के लिए माफी मांगी। फिर सैमुअल ने कहा कि हम दोबारा कहीं डेट पर चल सकते हैं, पर लिलिथ मना करके अपने कमरे में लौट आई। फिर अगली सुबह जब ग्रेटा स्कूल जा रही थी तो उसकी माँ ने उसे रोककर कहा कि इस तरह के कपड़ों में स्कूल मत जाओ। जब लिलिथ ने भी ग्रेटा की तरफदारी की तो सिबिल ने उन दोनों के कपड़े बदलवा दिए और उन्हें फ्रॉक्स पहनाकर स्कूल भेज दिया। जब वो दोनों बस स्टॉप पर पहुंचे तो मेलेडी और दारिया उनके कपड़ों को लेकर उन्हें चिढ़ाने लगी और एडी ने बदला लेने के लिए लिलिथ के बाल जलाने की कोशिश की, मगर वो ये नहीं जानता था कि ये डेविल की बेटी है और आग का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। लिलिथ ने बिना पीछे देखे ही एडी को ऐसा जोरदार मुक्का मारा कि वो वहीं बेहोश हो गया। इसके बाद उसने मेलेडी और दारिया से कहा कि ग्रेटा की माँ सिबिल एक मशहूर फैशन डिजाइनर है जो न्यूयॉर्क में काम करती है। उस दिन लिलिथ ने ग्रेटा की कुछ तस्वीरें खींची और फिर उन्हें फोटोशॉप करके नकली वेबसाइट बनाई ताकि वो मेलेडी और दारिया को यकीन दिला सके कि ये ग्रेटा की माँ के बनाए डिजाइनर कपड़े हैं। खैर बाद में ब्रेक के दौरान लिलिथ सैमुअल से टकरा गई तो सैमुअल ने उसे अपने साथ बीच पर चलने को कहा। आखिरकार लिलिथ इसके लिए राजी हो गई। वहीं दूसरी ओर मेलेडी और दारिया ने वेबसाइट से खुश होकर ग्रेटा से उसकी फ्रॉक मांगी। खैर फिर लिलिथ ने ग्रेटा को एक मेकअप किट दी ताकि वो कार्लो के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो सके। इसके बाद लिलिथ ने एडी की साइकिल चुराई और जैसे तैसे साइकिल चलानी सीखकर सैमुअल से मिलने पहुंची। कुछ ही समय में वो बीच पर पहुंच गए और लिलिथ खुशी में समुद्र की ओर भागी। इसके बाद उन दोनों ने वहां खूब मस्ती की और फिर वो समुद्र किनारे रेत पर लेट गए। तब सैमुअल ने एक बार फिर से लिलिथ को किस किया, पर इस बार लिलिथ ने उसे धकेला नहीं और अपनी भावनाओं के साथ बहने लगी। उधर दोपहर को ग्रेटा कार्लो के साथ स्कूल ऑडिटोरियम में गई जहां मेलेडी और दारिया स्कूल म्यूजिक फेस्टिवल की तैयारी कर रही थी। तब कार्लो को पता चला कि ग्रेटा चर्च में गाती है, तो उसने ग्रेटा को स्टेज पर बुलाया और उसकी सुरीली आवाज से काफी प्रभावित हुआ। अब वो तीनों लड़कियां गाने की प्रैक्टिस करने लगी, पर तभी प्रोफेसर सिडल ने वहां आकर कार्लो को बताया कि डायरेक्टर ने मेलेडी और दारिया को फेस्टिवल में गाने की इजाजत नहीं दी क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पर मेलेडी और दारिया की एक भद्दी वीडियो देख ली थी। उस वीडियो को देखने पर प्रिंसिपल ने कहा कि ये लड़कियां बाकी बच्चों पर अपना बुरा प्रभाव डालेंगी, इसीलिए उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस रद्द कर दी थी। वहीं दूसरी ओर सैमुअल और लिलिथ बीच पर समय बिताने के बाद आइसक्रीम खाने गए और तब लिलिथ ने देखा कि उसे अपने पिता के कई मैसेजेस आए हुए थे। उनका जवाब देने पर लिलिथ को एहसास हो गया कि उसकी प्रेम कहानी जल्द ही खत्म हो जाएगी। तब लिलिथ घबराकर सैमुअल को छोड़कर वहां से भाग निकली। इधर कार्लो और ग्रेटा एक साथ अपने घर वापस जा रहे थे तो कार्लो ने ग्रेटा को अपने बैंड में शामिल होने को कहा। फिर जैसे ही वो किस करने वाले थे तो उसी समय ग्रेटा के पिता गैब्रियल वहां आ गए और ग्रेटा को अपने साथ घर चलने को कहा। तब ग्रेटा घबराकर उनकी गाड़ी में बैठ गई, पर जब वो घर पहुंची तो अपने कमरे में जाकर रोने लगी।
लिलिथ ने तुरंत उसके पीछे जाकर उसे शांत करने की कोशिश की। तब ग्रेटा ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि उसके जैसी दोस्त पाकर वो बहुत खुश है। को लिलिथ ग्रेटा के बगीचे में उसकी मदद कर रही थी, तो उसने ग्रेटा को अपने पिता के साथ लगाई हुई शर्त के बारे में बताया। लिलिथ ने कहा कि उसे जल्द ही घर वापस लौटना होगा क्योंकि वो अपनी बुराई खो रही है। लेकिन ये सुनकर ग्रेटा ने उसे गले लगा लिया और कहा कि वो बुरे काम करने में उसकी मदद करेगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि लिलिथ उसे छोड़कर वापस जाए। फिर अगले दिन वो दोनों मेलेडी और दारिया के लिए ड्रेसेस लेकर गई। जैसे ही ग्रेटा बाहर आई तो वो कार्लो से टकरा गई और कार्लो ने कल की अधूरी किस पूरी करने की कोशिश की, पर तभी अचानक लिलिथ ने कार्लो को धक्का दे दिया। वो कार्लो को दूर ले गई और कहा कि वो डील तोड़ना चाहती है। उसने कार्लो को ग्रेटा की भावनाओं से खेलने से मना किया, लेकिन ये सुनकर कार्लो ने जवाब दिया कि ग्रेटा का दिल तोड़ने के लिए ये सब नहीं कर रहा मैं। असल में अब वो सच में ग्रेटा से प्यार करने लगा था। अब उसने लिलिथ के दिए हुए पैसे लौटाए और ग्रेटा को सब सच बता दिया। जब ग्रेटा को पता चला कि लिलिथ ने कार्लो को उससे ब्रेकअप करने के लिए पैसे दिए थे तो ग्रेटा गुस्से से भर गई और उसने कहा कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी नीचे गिर जाओगी। फिर ग्रेटा के जाने के बाद लिलिथ को सैमुअल का मैसेज मिला तो वो उससे मिलने बीच पर पहुंची। जब लिलिथ उसके सामने आई तो सैमुअल ने अपनी ट्रेन टिकट मोड़कर एक कांच की बोतल में बंद कर दी और वो बोतल समुद्र में फेंक दी। उसने कहा कि मैंने ये शहर छोड़कर जाने का इरादा छोड़ दिया है क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। लिलिथ को एहसास हुआ कि सैमुअल उसके लिए अपना बर्लिन जाने का सपना तक छोड़ रहा है, तो उसने घबराकर सैमुअल का मन बदलने की कोशिश की क्योंकि वो चाहती थी कि सैमुअल उसकी खातिर अपने सपनों को दांव पर ना लगाए। अब वो जानबूझकर गुस्से में कहने लगी कि सैमुअल से मिलना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि उसकी वजह से वो कमजोर होकर अपनी भावनाओं पर काबू खो बैठी है। आखिरकार सैमुअल से ब्रेकअप करने के बाद लिलिथ आंखों में आंसू लिए वापस स्कूल चली गई। स्कूल के बाद उसने ग्रेटा को बस में जाते देखा तो वो भी उसके पीछे बस में चढ़ गई। लिलिथ ने ग्रेटा को बताया कि वो सैमुअल को बेहद पसंद करती है, पर फिर भी उसने सैमुअल को छोड़ दिया। जब ग्रेटा ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो लिलिथ ने कहा कि अगर उसके पिता को पता चल गया कि उसे प्यार हो गया है तो वो उसे कभी शहर में नहीं रहने देंगे। इस पर ग्रेटा ने कहा कि तो उन्हें बताएगा कौन, पापा को बता के रोमांस कौन करता है। तब लिलिथ ने उसे लॉचनर बॉल दिखाकर कहा कि ये उसकी भावनाओं को माप सकती है। उनके मुताबिक ये बॉल पूरी तरह काली होनी चाहिए पर अब ये गुलाबी होने लगी है। लिलिथ ने परेशान होकर कहा कि मैंने बुरा बनने की बहुत कोशिश की पर मैं नहीं हूँ वैसी, क्या करूँ। कल उसके पिता उसे वापस ले जाने आ रहे हैं, तो ग्रेटा ने उसका दुख समझकर उसकी मदद करने का फैसला किया। फिर सैटरडे को म्यूजिक कंपटीशन होने वाला था तो ग्रेटा के माँ बाप उसे और लिलिथ को स्कूल में लेकर आए। उस दिन वहाँ चंदा भी इकट्ठा किया जा रहा था तो गैब्रियल ने एक भारी भरकम जुकीनी दान करने का फैसला किया जो उसने अपने बगीचे में उगाई थी। अब ग्रेटा इस जुकीनी को उठाकर अंदर जा ही रही थी कि उसने लिलिथ से पूछा कि उसके पिता कहाँ हैं, तो लिलिथ ने कहा कि वो जल्द ही पहुंचते ही होंगे। उसी समय ग्रेटा को मेलेडी और दारिया मिल गई तो उसने लिलिथ को ऑडिटोरियम में जाकर सीट्स लेने को कहा। फिर वो तीनों अपने खुफिया प्लान के बारे में बात करने लगी जिसे वो आज के शो में अंजाम देने वाली थी। जल्द ही कार्लो ग्रेटा से बात करने आया तो मेलेडी और दारिया अपने प्लान की तैयारी के लिए बैक स्टेज चली गई। तब कार्लो को पता चला कि उन तीनों ने प्रिंसिपल से बदला लेने का प्लान बनाया था। अब वो दोनों जुकीनी लेकर अंदर चले गए और वहीं मेलेडी और दारिया ने चुपके से पार्टिसिपेंट्स की कॉस्ट्यूम पर खुजली वाला पाउडर छिड़क दिया। उसी समय डेविल स्कूल में आ पहुंचा और वो जहां भी जा रहा था लोग उससे दूर हट रहे थे क्योंकि सभी उसकी शैतानी ऊर्जा को महसूस कर पा रहे थे। आखिरकार डेविल ऑडिटोरियम में पहुंचा तो लिलिथ उसके पास जाकर बैठ गई। इसके बाद प्रोफेसर सिडेल ने प्रिंसिपल पेनहॉफ को स्टेज पर बुलाया। इधर डेविल ने लिलिथ से पूछा कि क्या वो ग्रेटा को बुराई के रास्ते पर ले जाने में कामयाब रही। ये सुनकर लिलिथ को बुरा लगा क्योंकि उसके पास वो जवाब नहीं था जो उसके पिता सुनना चाहते थे। तब डेविल ने कहा कि तुमने मुझे बेहद निराश किया है। खैर फिर पेनहॉफ स्टेज पर आया तो उसने अपनी अफ्रीका ट्रिप के बारे में बात करना शुरू किया, मगर जल्द ही सभी दर्शक हंसने लगे। पेनहॉफ को समझ नहीं आया कि हुआ क्या, तो उसने पीछे मुड़कर देखा कि वहाँ कुछ और ही तस्वीरें दिखाई जा रही थी। तब वो गुस्से में भुनभुनाते हुए प्रोफेसर सिडेल पर चिल्लाने लगा और उससे पूछा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, पर वो ये नहीं जानते थे कि इस सब के पीछे कार्लो का हाथ है। खैर पेनहॉफ ने शरारती बच्चे को जल्द से जल्द पकड़कर स्कूल से निकालने का ऐलान किया। फिर बारी आई म्यूजिकल ग्रुप के परफॉर्मेंस की और उनमें से एक मेंबर था एडी जो स्टेज पर लाल टोपी पहनकर आया था।
अब परफॉर्मेंस शुरू होने से पहले पेन हॉफ ने एडी को टोपी उतारने को कहा। ऐसा करते ही सब लोग एडी के जले हुए बाल देखकर हंसने लगे। ये देखकर डेविल को अपनी बेटी पर नाज हुआ, क्योंकि अब तक इस फेस्टिवल में सब कुछ गलत ही हो रहा था। फिर जब एडी के बैंड ने परफॉर्मेंस शुरू की तो खुजली वाले पाउडर ने कमाल कर दिया और सभी मेंबर्स बुरी तरह खुजली करते हुए स्टेज से भाग गए। तब डेविल ने देखा कि ग्रेटा ऑडियंस में नहीं थी और उसे लगा कि इस पूरी गड़बड़ के पीछे उसी का हाथ है। तभी अचानक स्टेज का पर्दा गिरा और कार्लो ने गाना बजाया ताकि ग्रेटा और उसकी सहेलियां अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर सकें। उन्हें नाचते देख प्रिंसिपल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वो तीनों बिना रुके नाचती रही। अब पेन हॉफ ने गुस्से में प्रोफेसर सिडेल को पकड़ा और उसे मुक्का मार दिया, पर इस बार सिडेल भी पीछे नहीं हटा और उसने पेन हॉफ को एक ही थप्पड़ में बेहोश कर दिया। इधर जब डेविल ने स्कूल की सबसे समझदार लड़की ग्रेटा को ऐसे कपड़ों में देखा तो वो काफी खुश हुआ और उसने लिलिथ को शाबाशी दी। आखिरकार परफॉर्मेंस के बाद ग्रेटा ने सबके सामने लिलिथ का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसने ही ग्रेटा को अपने मन की करने का हौसला दिया था। ग्रेटा ने कहा कि अगर लिलिथ उसका साथ ना देती तो वो आज स्टेज पर ना होती। और फिर ग्रेटा ने अपनी माँ की बनाई एक ड्रेस ऑडियंस की ओर फेंक दी तो स्कूल की लड़कियां उसे पाने के लिए टूट पड़ी। इधर सिबिल को ये देखकर बेहद खुशी हुई कि लड़कियों को उसकी बनाई ड्रेसेस इतनी पसंद थी। खैर फिर ब्रेक के दौरान डेविल लिलिथ के साथ कॉरिडोर में आया और उसके काम के लिए शाबाशी दी। उसका मानना था कि उसके मजे हुए राक्षस भी इतने कम समय में इतने सारे लोगों को बुराई के रास्ते पर नहीं ले जा पाते। जाने से पहले डेविल ने लिलिथ से पूछा कि क्या वो सच में इंसानों की दुनिया में रहकर काम करने को तैयार है। तो लिलिथ ने कहा कि हाँ, मैं तैयार हूँ। अब उसे फाइनल कार्ड देने के लिए डेविल ने पहले लॉचनर दिखाने को कहा तो लिलिथ ने घबराते हुए बैग से लॉचनर निकाला, पर उसके हाथ में होने के बावजूद भी लॉचनर का रंग नहीं बदला तो लिलिथ हैरान हो गई। खैर अब डेविल ने पूछा कि वो किस शहर में जाना चाहती है, जिस पर लिलिथ ने जवाब दिया कि वो यहीं रहना चाहती है। आखिरकार डेविल उसे कार्ड देकर वापस चला गया और फिर ग्रेटा ने आकर पूछा कि क्या उनका प्लान कामयाब रहा। लिलिथ ने उसे ये खुशखबरी दी कि वो यहीं रुकने वाली है, जिसे सुनकर ग्रेटा ने उसे गले लगा लिया। फिर लिलिथ ने उससे पूछा कि फेस्टिवल बर्बाद करने का आइडिया किसका था, तो उसे पता चला कि ग्रेटा ही इस सब के पीछे की मास्टरमाइंड थी। पर लिलिथ को अब भी ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके लॉचनर का रंग क्यों नहीं बदला। तो ग्रेटा ने बताया कि उसने चुपके से लॉचनर को ब्लैक नेल पेंट से ढक दिया था। ये सुनकर लिलिथ अपनी दोस्त की होशियारी पर काफी खुश हुई। आखिरकार ग्रेटा ने वापस आकर ऐसे कपड़े पहनने के लिए अपने माँ बाप से माफी मांगी तो सिबिल ने उसकी परफॉर्मेंस के लिए उसे शाबाशी दी। अब ग्रेटा सीधा कार्लो के पास गई और उसे कहा कि उनका प्लान कामयाब रहा। आखिरकार दोनों ने पहली बार एक दूसरे को चूम ही लिया। ये देखते ही सैमुअल उठकर जाने लगा, क्योंकि वो लिलिथ से बेहद नाराज था। पर लिलिथ ने उसे रोककर अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगी। आखिरकार उसने सैमुअल के सामने अपने प्यार का इजहार किया तो सैमुअल ने उसे माफ कर दिया और उसके साथ इस शहर में रुकने का फैसला किया। आखिर में लिलिथ ने अपनी शक्तियों से उसकी ट्रेन टिकट भी जला दी। इनके अंदर से अजीब टेंटिकल्स निकल रहे थे और उनके ऊपर जो इंसान थे वो किसी दरख्त और इंसान की शक्ल के थे। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए अपनी गन्स तान लेते हैं और अपने सामने आने वाले सभी दुश्मनों को मारते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बेसिकली तो इनको यहाँ से वापस अपने टॉवर्स पर जाना था, लेकिन ड्रासा नीचे आते हुए अपनी वो डिवाइस खो चुकी थी जो रस्सी के जरिए इनको ऊपर की तरफ खींचती थी। ना चाहते हुए भी इन्हें इस गॉर्ज के अंदर ही आगे बढ़ना पड़ता है, जहां हम देखते हैं कि पहले जो धुंध इनके इर्द गिर्द येलो कलर की थी वो अजीब तरीके से ब्लू कलर में बदल जाती है और इन्हें यहाँ पर एक फैसिलिटी दिखाई जाती है जो एक साइंटिस्ट की थी जिन्होंने पहली मर्तबा बॉम्ब बनाया था। इस फैसिलिटी के इर्द गिर्द पूरी एक कम्युनिटी भी थी। ड्रासा और लिवाई ये देखकर हैरान थे कि ऐसे कैसे एक पूरी कम्युनिटी तबाह हो सकती है। चारों तरफ इन्हें खतरा ही महसूस हो रहा था, जिससे बचने के लिए ये लोग एक चर्च के अंदर चले गए। लेकिन इस चर्च के अंदर भी खतरा कम नहीं था। यहाँ पर बड़े बड़े स्पाइडर्स थे जिनकी मुंह की जगह इंसानी चेहरे थे और दांत बहुत ही ज्यादा खतरनाक, और वो एकदम से जंप करके लिवाई और ड्रासा दोनों के ऊपर ही हमला कर देते हैं। ये दोनों इन स्पाइडर्स को अपने ऊपर से उतारते हुए शूट करके यहाँ से बाहर निकलते हैं और एक दूसरी फैसिलिटी के अंदर जा घुसते हैं। ये जगह उन्हें किसी लैब की तरह लग रही थी। इसी लैब के अंदर इन्हें एक डीवीडी मिलती है जिसे प्ले करने पे ये एक डॉक्टर की वीडियो थी जो यहाँ पर होने वाले एक्सपेरिमेंट की डिटेल बता रही थी। असल में वो लोग
एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इंसानों के डीएनए पे। वो आम इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाना चाहते थे और इन सुपर ह्यूमंस को अपने डिफेंस सिस्टम में यूज करना चाहते थे, यानी वो इन सुपर ह्यूमंस को सोल्जर्स बनाना चाहते थे। लेकिन इन लोगों का एक्सपेरिमेंट खराब हो गया, जिसकी वजह से इंसानों के डीएनए के अंदर हर चीज का डीएनए मिलने लगा। इसलिए यहाँ पर कई किस्म के हाइब्रिड्स बन गए। दरख्तों के अंदर इंसानों वाला डीएनए चला गया, जबकि इंसानों के अंदर दरख्तों वाला। ऐसे यहाँ पे कोई भी दरख्त मिल सकता था जो इंसानों की तरह बात कर सकता है, चल सकता है, और कोई भी इंसान ऐसा भी दिख सकता है जिसके अंदर से शाखें निकल रही हों। एक अजीब बात वो ये भी बताती हैं कि इनका एक्सपेरिमेंट इतना खतरनाक हो गया था कि दरख्तों के अंदर ऑर्गन्स भी पैदा होने लगे थे। हत्ता कि यहाँ पे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी थे, कीड़े भी थे, उनमें भी इंसानों और दरख्तों का डीएनए मिक्स हो चुका था। जैसे अभी हमने एक स्पाइडर देखा, उसके मुंह पे इंसानी चेहरा था। इसे डीवीडी को देखते देखते लिवाई यहाँ पे और भी छानबीन करता है और उन्हें यहाँ थोड़ा सा एडवांस कंप्यूटर मिल जाता है। इस कंप्यूटर को चलाने पर लिवाई के सामने और भी ज्यादा राज खुल जाते हैं। एक सीक्रेट कंपनी के बारे में उसे पता चलता है जो इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाने के साथ साथ और भी बहुत से खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। इन लोगों ने एक ऐसा मिसाइल भी बनाया था जिसे अगर कहीं पर टारगेट किया जाए तो वो अपने फटने के साथ अपने इर्द गिर्द रेडियस के 4 किलोमीटर एरिया को तबाह कर सकती है। ये पढ़कर वो समझ गया था कि आखिर उसके सीनियर्स क्यों किसी सायरन के बजने पर उसे 4 किलोमीटर दूर तक भागने को कह रहे थे। वो इसी मिसाइल के फटने की बात कहते होंगे। हो ना हो, लिवाई को समझ आ गया था कि ये मिस बार्थो की फैसिलिटी है और वही अपने इन खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स को दुनिया से बचाने के लिए ड्रासा और लिवाई जैसे सोल्जर्स को हमेशा ईस्ट और वेस्ट टॉवर पर हायर करके रखती थी, जो गॉड से आने वाले हर मॉन्स्टर, हर क्रिएचर को मारकर दुनिया को उनकी सच्चाई से दूर रखे। यहाँ पर मौजूद चीजों से ये लोग पता चला लेते हैं कि इन एक्सपेरिमेंट के पीछे गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं, ना ही रशियन गवर्नमेंट का और ना ही यूएस गवर्नमेंट का। इन्हें पता चलता है कि मिस बार्थो यहाँ का सारा काम ड्रोन्स के जरिए करवाती थी, लेकिन फिर भी सारे काम ड्रोन्स और रोबोट नहीं कर सकते थे। जिस तरह ट्रैकिंग डिवाइस चेंज करना, मशीन गन में गोलियां भरना, इस तरह के कामों के लिए उन्हें इंसानों की जरूरत होती थी। इसीलिए ड्रासा और लिवाई यहाँ थे आज। सारी सच्चाई रियलाइज होने के बाद ये लोग फौरन यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी दौरान इनके इर्द गिर्द कुछ क्रिएचर्स घेरा बना लेती हैं और इन्हीं का गुमा हुआ वेपन्स का बैग इनके सामने लाकर रख देती हैं। ये इन मॉन्स्टर्स की चाल भी हो सकती थी, लेकिन ड्रासा और लिवाई ने अपना बैग लेने का फैसला किया, क्योंकि अगर इनके पास गन ही ना होती तो ये लोग आगे लड़ते क्या। अब ड्रासा जैसे ही उस बैग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो कोई आदमी उसके पाँव को अपने ट्रैप में बंद करते हुए उसे खींचते हुए एक और जगह पे ले जाता है जो रेड जोन थी। यहाँ पर हर जगह रेड कलर की धुंध फैली हुई थी और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जगह पहले से ज्यादा खतरनाक है। लिवाई भी ड्रासा की मदद करने के लिए बढ़ा तो था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि ड्रासा मिलेगी कहाँ पर। यहाँ हम देखते हैं कि ड्रासा को इस दरख्त जैसी दिखने वाली क्रिएचर ने उल्टा लटका दिया था। ये एक साइंटिस्ट था जो पहले यही इसी फैसिलिटी में काम करता था और इसका नाम था बी शॉ ड्रासा को जख्मी करके उसका डीएनए चेक करता है और उसे पता चलता है कि ये लोग अभी नए नए ही इधर गिरे हैं, क्योंकि 5 दिन तक यहाँ रहने वाला इंसान ऐसे ही अजीबोगरीब हाइब्रिड क्रिएचर में बदल जाया करता था। अब ड्रासा तो इस क्रिएचर को अपने लिए खतरा समझ रही थी, इसलिए उसने अपने आप को छुड़वा कर यहाँ इस क्रिएचर के साथ लड़ाई शुरू कर दी। लड़ते हुए ड्रासा के हाथ यहाँ एक नुकीली चीज पे लग जाती है, जिससे बार बार वो इस इंसान नुमा दरख्त के ऊपर हमला तो करती है, लेकिन इन्हें मारना तो जैसे इम्पॉसिबल था। वो बताता है कि मैं इंसानों की तरह ऑक्सीजन से भी सांस ले सकता हूँ और एक दरख्त की तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकता हूँ। इससे पहले कि अब वो ड्रासा के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता, पीछे से लिवाई एंट्री करता है, दूर से ही उसके ऊपर शूट करता है और उसके बाद आग लाकर उसकी सारी जड़ों को आग लगा देता है। अब ये लोग वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन यहाँ से दूसरी तरफ जाना तकरीबन नामुमकिन के बराबर था। इस जगह पे एक अजीब सा जाल फैला हुआ था जो ह्यूमन और प्लांट के डीएनए से बना था। इस जाल के अंदर बहुत सारे ह्यूमन ऑर्गन्स भी थे और साथ ही साथ दरख्तों की जड़ों की तरह ये एक नेटवर्क की तरह फैला हुआ था। सिंपल लैंग्वेज में कि इंसान और दरख्त यहाँ पे आपस में कनेक्टेड हुए थे। अब खतरा तो इन्हें मोल लेना ही था। ये लोग एंटर कर लेते हैं उस जाल के अंदर और आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाते हुए ये लोग किसी तरह इस जाल को पार कर ही रहे थे, लेकिन एकदम से ड्रासा का पाँव एक गलत जगह पर रखा गया। ऐसे ही जड़ों वाला इंसानी प्लांट एक्टिवेट हो जाता है और फौरन ड्रासा के ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले कि प्लांट उस पर कुछ करते, लिवाई ड्रासा को खींच के निकाल के बाहर ले जाता है और इस प्लांट को अपनी फायर गन से जला देता है। यही रेड जोन में इन्हें फाइनली एक गाड़ी भी मिल जाती है, जो इनके लिए तो एक तोहफा ही थी। ये लोग उसमें बैठकर गाड़ी चलाते हुए ब्लू जोन में आ जाते हैं।
इसी कार के जरिए इन्होंने बहुत ही जल्दी ब्लू जोन को भी पार करके ये लोग येलो जोन में आ गए थे, जहाँ वो दरख्त की तरह दिखने वाले इंसान दोबारा इनके ऊपर हमला कर देते हैं। इससे लिवाई निपटता है, जबकि ड्रासा को वो रस्सी मिल जाती है जिसकी मदद से ये लोग ऊपर जा सकते थे, लेकिन इसके नीचे वाला गैजेट, इसीलिए ड्रासा इस रस्सी के साथ जीप को बांध देती है ताकि जीप की मदद से ये लोग ऊपर जा पाए। अब जैसे जैसे ये लोग ऊपर चढ़ रहे थे, गॉर्ज की क्रिएचर लगातार इनके पीछे पड़े हुए थे, वो इनको मारने की कोशिश कर रहे थे। ड्रासा और लिवाई दोनों इनसे लड़ते हैं, हारते नहीं। ऊपर चढ़ते चढ़ते भी कार में बैठे हुए ये लोग लगातार उनके ऊपर शूटिंग करते रहे। मारते मारते जब ये लोग थक जाते हैं और अपनी मंजिल के बहुत करीब होते हैं, तो लिवाई यहाँ पे एक बहुत ही शातिर मूव चलता है। वो अपनी जीप के पेट्रोल टैंक को खोल देता है, जिससे पेट्रोल नीचे गिरकर सारी क्रिएचर्स को भिगो देता है, और ऊपर आते ही लिवाई अपनी फायर गन से इन सब को जला देता है और ये क्रिएचर्स यहाँ पर खत्म हो जाती हैं। और फाइनली ये लोग ऊपर भी आ जाते हैं। इतनी बड़ी हकीकतें इन्हें गोर्ज के बारे में पता चल चुकी थी अब, और ये लोग इस घिनौने मिशन का हिस्सा बनने वाले नहीं थे। ये दोनों फैसला करते हैं कि जल्द ही ये दोनों ये जगह छोड़कर चले जाएंगे और कहीं दूर जाकर अपनी नई जिंदगी बसर करेंगे। ड्रासा लिवाई से शेयर करती है कि फ्रांस में उसके पास एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कोई नहीं जानता और कोई उसे ढूंढ भी नहीं पाएगा वहाँ। इस टाइम ये दोनों ड्रासा के यानी वेस्ट टॉवर पे थे। लिवाई ड्रासा से कहता है, मैं इस टाइम अपने टॉवर पे जाता हूँ और वहाँ पर एक टाइम बॉम्ब सेट कर देता हूँ ताकि वहाँ की सारी चीजें तबाह हो जाएं और हमारे बारे में किसी को कोई खबर ना हो। इस टाइम बॉम्ब को एक्टिवेट करने के बाद मैं उस मिसाइल को पियोन कर दूंगा जो नीचे गॉर्ज को खत्म कर देगा, और मिस बार्थो के ये सारे घिनौने एक्सपेरिमेंट भी खत्म हो जाएंगे। दुनिया को इनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। अपना प्लान बनाने के बाद वो तो ईस्ट टॉवर पे आ गया था, जहाँ आते ही उससे मिस बार्थो कांटेक्ट करते हैं। असल में उसे पता चल गया था कि नीचे गॉर्ज में उनके कंप्यूटर एक्टिवेट हुए थे। वो लिवाई से पूछती है, क्या ये कंप्यूटर्स तुमने एक्टिवेट किए? लिवाई साफ झूठ बोल देता है कि नहीं, मैं तो नीचे गया ही नहीं। वो समझ गई थी कि अगर लिवाई नीचे नहीं गया तो दूसरी तरफ से ड्रासा नीचे गई होगी, और इन्हें कहीं ना कहीं अब गॉर्ज की हकीकत पता चल चुकी है। इसीलिए फैसला करती हैं कि अगले ही दिन ये ड्रासा और लिवाई दोनों को ही मरवा देंगी, क्योंकि अगर ये दुनिया में आ गए तो ये मिस बार्थो की सच्चाई भी दुनिया के सामने ले आएंगे। अगले दिन दिखाया जाता है कि ड्रासा और लिवाई दोनों ही यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे और तार बांध रहे थे। लिवाई बॉम्ब एक्टिवेट करने की कोशिश में था और उसी टाइम मिस बार्थो पहुंच जाती हैं अपने हेलीकॉप्टर को लिए। मिस बार्थो को देखते ही लिवाई समझ गया कि वो जरूर उसे मारने के लिए आई हैं, इसीलिए वो फौरन यहाँ से भाग जाता है और मिस बार्थो के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। लोग क्या, उसके ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, सब के सब अब लिवाई के पीछे थे। लिवाई जानता था कि उसे ये सब तबाह करके ही आगे जाना है, इसीलिए वो अपनी स्पीड कम करता है और अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा शॉट मारता है, कई किलोमीटर दूर का। उसने अपने उस डिवाइस को शूट कर दिया था जो नीचे मिसाइल के साथ कनेक्टेड थी। इस मशीन को शूट करते ही नीचे कुछ ही सेकंड में वो मिसाइल फट जाता। वो शूट करके जितना तेज हो सके वो भागता है। दूसरी तरफ लिवाई भी उसका प्लान जानती थी, वो भी वहां से बहुत दूर भाग गई, लेकिन किस्मत को ये मंजूर न था कि ये दोनों मिले। ड्रासा तो उस बम से बच गई, लेकिन लिवाई उस बम की आग की चपेट में आ गया और वहीं पानी में गिरकर मारा गया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि नीचे दी गॉर्ज, वो अजीब व गरीब फैसिलिटी खत्म हो गई जिससे दुनिया को एक दिन खतरा भी हो सकता था। दिखाया जाता है कि ड्रासा बचने के बावजूद भी 5 दिन तक दुनिया में नहीं जाती, क्योंकि असल में वो दी गॉर्ज में रहकर आई थी। तो उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो 5 दिन तक आबादी वाले एरिया में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर उनके ऊपर किसी भी किस्म के वायरस ने हमला किया होगा तो वो 5 दिन दिखाया जाता है जहाँ रिसोर्सेज खत्म होने के साथ साथ दुनिया पर गर्मी भी बहुत ज्यादा हो गई, इतनी कि अंटार्कटिका की बर्फ भी पिघलने लगी और इस बर्फ में जमे हुए वायरस ने जमीन पर कई किस्म की वबाएं फैला दी, जिनसे बचे कुछ इंसान भी तेजी से मारे गए। सभी मुल्कों की गवर्नमेंट और अमीर लोगों ने जान बचाने के लिए इस दुनिया को छोड़ जाने का फैसला किया और रॉकेट्स के जरिए दूसरे प्लैनेट्स पर जाने लगे। पर उनका ये फैसला इतना अचानक था कि उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की थी। ना उन्हें ये पता था कि वो दूसरे प्लैनेट पर पहुंचेगी कैसे, और ना वो ये जानते थे कि वो सरवाइव कैसे करेंगे। ऐसे में बहुत सारे रॉकेट्स स्पेस में जाते ही तबाह हो गए और लोग स्पेस में ही मारे गए। अब दुनिया में जितने बचे कुछ इंसान रह गए थे वो भूख और प्यास से मारे गए और कुछ आपस में लड़कर मारे गए। अब दुनिया पर हमें अकेली बची हुई इंसान ईवा को दिखाया गया, जो पहाड़ों के ऊपर बनी मिलिट्री बेस में एक रोबोट के साथ रहती थी। ये मिलिट्री बेस उसके डैड ने बनाई थी और ये रोबोट भी उसके डैड का ही था। ये रोबोट ईवा के घर के बाहर सिक्योरिटी करता था ताकि कोई ईवा को नुकसान ना पहुंचाए और ना कोई ईवा की चीजें चुरा कर ले जाए। आज भी जब ईवा
कुछ जरूरी सामान के लिए नीचे जाने लगती है तो रोबोट उसको जाने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है कि नीचे का पानी नहीं पीना और अपनी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई लेकर जानी है। नीचे जाने पर हमें तबाह हुई दुनिया दिखाई जाती है। इसी तबाह हुई दुनिया में ईवा एक सुपर स्टोर ढूंढकर वहाँ चली जाती है, अपनी जरूरत का सामान लेती है और वहीं पर उसे लेवेंडर सीड्स मिल जाते हैं। वो जानती थी कि आज के दौर में इन्हें उगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उम्मीद उसने हारी नहीं थी। वो इन सीड्स को भी उठाकर यहाँ से बाहर निकल आई। आज भी उसे उम्मीद थी कि कोई सर्वाइवर उसे अपने जैसा मिल ही जाएगा, लेकिन बहुत ढूंढने पर उसे कोई नहीं मिला। तो उसने सुपर स्टोर के बाहर अपनी लोकेशन लिख दी कि अगर कोई सर्वाइवर जिंदा हो तो वो उसके साथ आकर रहने लगे। अब ईवा जब घर आई तो हमने देखा कि रोबोट उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन हर मर्तबा ईवा को अपने घर जाने से पहले इस रोबोट को पासवर्ड बताना पड़ रहा था, चाहे ईवा 10 ही मर्तबा गाड़ी से गेट तक क्यों न जाती। एक मर्तबा तो ईवा तंग भी आ गई और ईवा ने गलत पासवर्ड लगा दिया और उसके गलत पासवर्ड लगाते ही ये रोबोट उसके ऊपर गन तान देता है। अपने आप को बचाने के लिए ईवा उसका सही पासवर्ड लगा लेती है और अब घर जाती है। कपड़ों समेत शॉवर लेती है ताकि जो भी नीचे का वायरस उसके कपड़ों पे लगा हो वो सारा धुल जाए और उसके बाद अपने काम पे लग जाती है। उसने अपने घर के अंदर ही एक छोटा सा ग्रीन हाउस भी बनाया हुआ था जिसमें वो अपनी जरूरत का सामान उगाती थी। उसकी इस अकेली जिंदगी में और कुछ था भी नहीं, अपने लिए सामान उगाना, अपने लिए सप्लाईज लेके आना और अपने लिए ही एनर्जी बनाना। आजकल वो अपने घर पे सोलर इंस्टॉल कर रही थी ताकि एनर्जी की कोई कमी ना रहे। ईवा अकेली ही ये सारे काम करती थी। उसका रोबोट बस घर के चारों तरफ घूमता रहता था। अगले दिन काम करते हुए ईवा रोबोट से मजाक करने लगती है, लेकिन ये एक एआई है, मजाक ये लोग नहीं समझ पाते। खैर, अब ईवा उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है और रोबोट यहाँ पर उसे शादी की डेफिनेशन बताता है और कहता है कि एक रोबोट और एक इंसान की शादी नहीं हो सकती। तो ईवा उससे कहती है, फिर मेरा क्या होगा? इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और है ही कौन? यहाँ उसके और रोबोट के दरमियान होने वाली बातों से हमें पता चलता है कि उसके डैड ये बेस बनाने के बाद अपने बटालियन के पास गए थे और ईवा को ये कह के गए थे कि वो कुछ दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन सालों गुजर गए, वो यहाँ नहीं आए। रोबोट भी ईवा की थोड़ी थोड़ी बात समझने लगा और अब रोबोट ने उससे कहा, मैं सिर्फ 40 साल तक काम कर सकता हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया फिर तुम्हारा क्या बनेगा? ईवा मजाक में उसे कहती है, तो कोई बात नहीं, मैं एक दूसरा रोबोट ढूंढ लूंगी। खैर, अब ईवा उससे रोबोट के रूल्स पूछती है। रोबोट बताता है कि हम किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरा रूल ये था कि उन्होंने इंसानों को दिए हुए हर ऑर्डर को फॉलो करना था और तीसरा रूल ये था कि वो अपने आप को जिंदा रखेगा, लेकिन इसमें शर्त ये थी कि उसके जरिए इंसानों को नुकसान न पहुँच रहा हो और वो इंसानों का ऑर्डर न मान रहा हो। यहाँ पर ईवा उसे याद दिलाती है कि तुम्हें एक चौथे काम के लिए भी बनाया गया था, नए एनर्जी रिसोर्सेज ढूंढने के लिए। अब रोबोट ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ सिक्योरिटी रोबोट हूँ, मुझे चीजें इकट्ठी करने के लिए नहीं बनाया गया। वो कहता है, मेरा काम सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करना है और अनजान लोगों को यहाँ तक आने से रोकना है, और मेरे मुताबिक अनजान वो है जो मेरा पासवर्ड नहीं जानता। ईवा ने उससे कहा, तो ये गलत है, अगर कोई पासवर्ड नहीं जानता लेकिन वो इंसान था और मर रहा था तो तुम्हें मदद करनी चाहिए थी। याद नहीं है वो टाइम जब तुम्हारी ड्यूटी एक चेक पोस्ट पे थी और तुमने इंसानों को दूसरी तरफ जाने नहीं दिया था, हालांकि वो गर्मी से मर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि उन्हें तुम्हारा पासवर्ड नहीं याद था। तुम और तुम्हारे जैसे रोबोट्स ने उन बचे कुचे इंसानों को भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया और बेचारे सभी इंसान मारे गए। वो रोबोट को बताती है कि तुम लोगों की वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन फिर तुम सबको रीप्रोग्राम कर दिया गया। अगर मेरे बस में होता मैं सारी चीजें दोबारा से रीप्रोग्राम करती और तुम्हें सब याद दिलाती कि तुम कितनी बड़ी गलतियां कर जाते हो। यहाँ तक कि अब भी ईवा को इस रोबोट के साथ रहने में कंफर्टेबल फील नहीं होता था। उसे इस रोबोट से ही डर लगा रहता था, लेकिन वो इस रोबोट को बंद भी नहीं कर सकती थी क्योंकि ये सारे काम उसके डैड को आते थे। क्रिसमस आने वाला था। अब ईवा ने अपने रोबोट से पूछा, तुम्हें क्रिसमस के लिए कोई गिफ्ट चाहिए? जिस पर रोबोट ने जवाब दिया, हम रोबोट्स गिफ्ट नहीं लेते। और ईवा को फिर से अपनी दुखिया बात याद आ गई कि वो अपनी पूरी जिंदगी एक रोबोट के साथ गुजार रही है। तंग आकर उसने रोबोट से कहा, कम से कम इंसान बनने का नाटक तो कर सकते हो तुम। बहुत सोचने के बाद शाम में रोबोट उसके पास आया और उसने ईवा से कहा कि अगर तुम मुझे गिफ्ट देना चाहती हो तो तुम एक आंख यानी एक आई मुझे गिफ्ट करो जिससे मैं सब देख पाऊँ। ईवा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, सोचा जा सकता है इस बारे में। अगली सुबह हम देखते हैं कि ईवा एक आर्टिफिशियल ट्री लेने के लिए दोबारा नीचे की तरफ जाने वाली थी क्योंकि असली ट्रीज अब इस दुनिया में नहीं थे और उसे क्रिसमस के लिए एक ट्री डेकोरेट करना था। जाने से पहले आर्थर ने उसे वही इंस्ट्रक्शन दी कि ऑक्सीजन टैंक एक्स्ट्रा लेकर जाना है और नीचे का पानी नहीं पीना है। ईवा अपना सामान लेकर जब वापस आई तो उसे अब घर के अंदर जाना था। रोबोट ने उससे रोज की तरह पासवर्ड मांगा। ईवा ने उसे बता भी दिया, लेकिन रोबोट ने उसके ऊपर गन तान दी क्योंकि इस मर्तबा ईवा ने गलत पासवर्ड बताया था। असल में इस रोबोट का पासवर्ड हर 3 महीने बाद रिन्यू हो जाता था
और नया पासवर्ड ईवा के डैड के जर्नल में था। ये सारे पासवर्ड असल में ईवा के डैड ने ही सेट किए थे और सभी को सेट करके डायरी में लिख दिया था। डायरी अब घर के अंदर थी, वो अंदर जाती तो सही पासवर्ड देख पाती, लेकिन ये रोबोट उसे अंदर जाने नहीं देता। ईवा यहाँ पर रोबोट की मिन्नतें करने लग जाती है, लेकिन रोबोट के अंदर कोई फीलिंग नहीं थी। ईवा को प्यास भी बहुत लगी थी, उसे जितने पासवर्ड याद थे उसने सारे रोबोट के सामने बोल दिए, लेकिन सारे पासवर्ड गलत थे। ईवा अब रोबोट को समझाने की कोशिश करती है, देखो रोबोट, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेली इंसान बची हूँ और तुम्हें मेरी ही हिफाजत के लिए यहाँ लाया गया है, तो मुझे 1 मिनट के लिए अंदर जाने दो, मैं जर्नल लेकर तुम्हें तुम्हारा पासवर्ड बता देती हूँ। लेकिन रोबोट उसकी एक नहीं सुनने को तैयार था। रोबोट ने इस मर्तबा भी उसकी बात नहीं मानी, तो ईवा जाकर दूर बैठ गई। उसने सोचा कि कुछ देर बाद जब रोबोट का ध्यान भटकेगा तो वो उसे चकमा देकर घर के अंदर चली जाएगी, और जैसे ही वो ऐसा करने लगी तो साइड से रोबोट ने उसके ऊपर गन तान दी। यानी ऐसा करना भी उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। अब वो अपने घर के अंदर जाने के लिए ही तरस रही थी। कुछ देर बाद ईवा नए आइडिया के साथ रोबोट के पास आती है और वो उससे कहती है, मुझे अंदर जाने दो, मुझे एक कुल्हाड़ी चाहिए, मुझे पेड़ काटने हैं। रोबोट ने बताया, इस दुनिया में अब कोई जिंदा पेड़ नहीं है, तो तुम्हें एक कुल्हाड़ी चाहिए किस लिए? यानी इस रोबोट को सब याद था, ईवा भी याद थी, लेकिन ये रोबोट भी अपने प्रोग्राम की वजह से मजबूर था। जो उसे पासवर्ड नहीं बताता था वो उसके लिए अनजान था और उसे वो अंदर जाने नहीं दे सकता था। रोबोट को ईवा याद भी थी, लेकिन जब तक ईवा उसे पासवर्ड न बताती वो उसे अंदर जाने नहीं दे सकता था। दोबारा ईवा किसी इंसान की तरह उसके सामने गिड़गिड़ाने लग जाती है, उसकी मिन्नतें करती है कि तुम मुझे 1 मिनट के लिए अंदर जाने दो, मैं जर्नल देखकर तुम्हें तुम्हारा पासवर्ड बता दूंगी। लेकिन अभी भी रोबोट उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। ईवा उससे कहती है, अच्छा ठीक है, तो मुझे सिर्फ 1 मिनट के लिए अंदर जाने दो, मेरे पीछे पीछे आ जाना, अगर मैंने तुम्हें सही पासवर्ड ना बताया तो बेशक तुम मुझे मार देना। जिस पर रोबोट ने उसे कहा, हमारा काम इंसानों की हिफाजत करना है, ना कि उन्हें मारना। वो बताता है कि मैं सिर्फ उसी इंसान को मार सकता हूँ जो मेरे लिए अनजान है, और मेरे लिए अनजान हर वो शख्स है जिसको पासवर्ड नहीं आता मेरा। रोबोट की इन हरकतों से परेशान होकर ईवा ने अब उसके सामने ट्राई करना भी छोड़ दिया और रात भी उसने अपने कैंप के बाहर ही गुजारी। उसने सोचा था कि रात में किसी तरह वो अपने कैंप के अंदर चली जाएगी, लेकिन आर्थर नामी ये रोबोट उसके दरवाजे के आगे से हट ही नहीं रहा था। अगली सुबह अब ईवा का प्यास और भूख से बुरा हाल था, उसे किसी तरह अंदर जाना था। उसने एक नया आइडिया लड़ाया, अपने कपड़े उल्टे पहने और अपना मुंह ढककर वो रोबोट के पास गई और उसने रोबोट से कहा कि मैं एक रिफ्यूजी हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसने रोबोट को बताया कि रोबोट के लॉस के मुताबिक रोबोट को उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो एक रिफ्यूजी है और कोई भी रिफ्यूजी दूसरी जगह आकर बहुत ही आराम से पनाह ले सकता है अगर उसे अपने मुल्क में कोई खतरा हो। रोबोट उससे पूछता है, तुम किस तरह के रिफ्यूजी हो, डिजास्टर रिफ्यूजी या पॉलिटिकल रिफ्यूजी? ईवा ये बात तो जानती थी कि डिजास्टर रिफ्यूजीज को दूसरे मुल्कों में आना नहीं पड़ता, इसीलिए उसने कहा कि मैं पॉलिटिकल रिफ्यूजी हूँ। यानी ईवा का कहने का मतलब था वो ऐसे मुल्क से आई थी जहाँ पर जंग चल रही थी। रोबोट यहाँ उससे कहता है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन तुम पीछे से घूम कर आओ। असल में वो उसे पूरी तरह स्कैन करना चाहता था। ईवा उसकी बात मानते हुए पीछे गई और जब वापस आई तो उसने अपना हुलिया दोबारा ईवा जैसा बना लिया, और यही तो उसने गलती की थी। रोबोट ने जब उसका हुलिया स्कैन किया तो वो उसे एक रिफ्यूजी नहीं लगी और रोबोट ने उसे दोबारा पनाह देने से मना कर दिया। तीसरी मर्तबा ईवा जब अपने असली हुलिया में रोबोट के सामने आई तो रोबोट ने ईवा को देखते ही उसे कहा कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर एक अनजान शख्स और एक रेफ्यूजी आया था, लेकिन मैंने उसे भगा दिया। ईवा को लगा कि शायद अब रोबोट को कुछ नई बातें याद आ रही हैं। वो रोबोट से कहती है, प्लीज तुम मुझे अंदर जाने दो, लेकिन रोबोट इस मर्तबा भी उससे पासवर्ड मांग लेता है। थक हार कर ईवा यहाँ से जाने लगती है और जाने से पहले वो रोबोट से कहती है कि अगली मर्तबा कोई रेफ्यूजी यहाँ आए तो उसे पानी जरूर दे देना। अब पानी ईवा को पीना था। वो दोबारा एक रेफ्यूजी का हुलिया बनाकर रोबोट के सामने आई और उसने रोबोट से कहा कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन पानी देने से पहले रोबोट अब उसके साथ इन्वेस्टिगेशन करने लगा। वो उससे उसके डॉक्यूमेंट्स मांगता है। ईवा उस पर गुस्सा होने लग जाती है कि मैं एक रिफ्यूजी हूँ, जंग के माहौल से भाग कर आई हूँ, ऐसे में मेरे पास कहाँ होंगे डॉक्यूमेंट्स। ये सुनकर अब रोबोट उससे कहता है कि तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन तो जरूर देनी होगी कि तुम हमारे मुल्क में रहना क्यों चाहती हो। और ईवा ने एक झूठी स्टोरी बनाई कि जंग में उसके सारे पेरेंट्स मारे गए, अब वो अकेली रहती है, उसकी जान को भी खतरा है, इसलिए वो यहाँ आ गई। तंग आकर वो दोबारा रोबोट से पानी मांगते हैं तो रोबोट बताता है कि मैं एक रिफ्यूजी को तभी पानी दूंगा जब मैं पहले ईवा को पानी दूंगा, और ईवा को मैं पानी तब दूंगा जब ईवा मुझे अपना पासवर्ड बताएगी। पासवर्ड तो याद ही नहीं था ईवा को। एक और रात ईवा को बाहर गुजारनी पड़ी। भूख और प्यास से उसका जिस्म कमजोर पड़ गया था। सुबह होने पर वो रोबोट के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज मुझे थोड़ा सा पानी दे दो या 1 सेकंड मुझे अंदर जाने दो। तो रोबोट उससे कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी मदद कर भी देता अगर मुझे लगता कि तुम दुनिया की आखिरी इंसान हो, लेकिन कल ही मेरे सामने एक रेफ्यूजी और एक अनजान लड़की आई थी, ऐसे में उन दोनों की जिंदा होने की वजह से तुम्हारी कदर कम हो गई है। ईवा की बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कि वो इस रोबोट के साथ कोई बहस करती
यहाँ पर रोबोट उस पर तरस खा के उसे बताता है कि करीब ही एक पावर प्लांट है, हो सकता है कि वहाँ पे कोई इंसान हो, क्योंकि उसके चलने का पता अक्सर रोबोट को चलता है। अगर वहाँ इंसान होते तो वहाँ पे पानी और खाने का भी कुछ होता। इवा बिना कुछ सोचे समझे उस जगह की तरफ बढ़ गई। उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन भी बहुत कम था, क्योंकि बाकी सारे ऑक्सीजन टैंक्स उसके घर के अंदर थे, लेकिन फिर भी वो उस पावर प्लांट के अंदर गई। ये पावर प्लांट बहुत गहरा था। इवा को उतरते हुए भी बहुत टाइम लगा, लेकिन शुक्र ये था कि अंदर जाने पर उसे कुछ पानी की बोतल्स मिल ही गई। इवा ने अपने ऊपर से अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा और एक कुल्हाड़ी लेकर दरवाजा तोड़ के अंदर चली गई, जहाँ जाकर उसने देखा कि वहाँ मौजूद पानी की सारी बोतलें खाली थी। एक और बुरा काम जो इवा के साथ हुआ इस प्लांट में आने पर, इस प्लांट में कुछ रेडिएशंस निकल रही थी जो इवा की बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती थी, और वो इवा को अब लग भी चुकी थी। अपनी बची कुची सारी ताकत इवा अपने कैंप में वापस आने पे लगा देती है और आखिरी मर्तबा अपनी जान बचाने की कोशिश के लिए वो उस रोबोट को ही मारने का सोचती है। अपनी गाड़ी को वो तेजी से रोबोट के ऊपर चढ़ा देती है, लेकिन पता चलता है कि ये रोबोट बहुत मजबूत लोहे से बना था। गाड़ी के टकराने की वजह से उल्टा गाड़ी ही जल गई, लेकिन रोबोट को कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह देखने को मिलता है कि इवा की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। उसके पास गिनी चुनी सांसें बची थी। मरने से पहले उसके पास जो लेमन के सीड्स थे वो यहाँ जमीन में गाड़ देती है, इसी उम्मीद में कि शायद कभी ये उग जाए। उसको देखकर अब उसका रोबोट उसके पास आता है और रात में होने वाली हर चीज की रिपोर्ट देता है कि किसी अनजान ने उसके ऊपर हमला कर दिया था। इवा उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। वो उससे पानी मांग रही थी, लेकिन रोबोट उससे कहता है मुझ पर और यहाँ पर हमले होने लगे हैं, मैं अपने पोस्ट और अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ सकता। इवा को डिहाइड्रेशन की वजह से अब हेलुसिनेशंस भी हो रहे थे। उसे ऐसी चीजें नजर आ रही थी जो उसके साथ हो भी नहीं रही थी। वो अपने आप को अच्छे कपड़े पहने अच्छी दुनिया में एंजॉय करता हुआ देखती है। अगली मर्तबा उसे हेलुसिनेशन होती है कि जैसे उसके डैड उसे पानी पिलाने के लिए आए हैं, लेकिन सामने वो देखती है कि यहाँ पर उसका रोबोट ही था जो उससे उसका पासवर्ड मांग रहा था। अब इवा के अंदर बोलने की जान भी नहीं थी। यहाँ पर रोबोट ने उसे बताया कि अगर तुम मर गई तो मेरा पासवर्ड ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। इवा उसकी बात पे ध्यान नहीं देती और उससे सिर्फ आखिरी ख्वाहिश कहती है कि तुम मेरे लेवेंडर के सीड्स को पानी दे देना। ये कहते ही वो मर गई और रोबोट ने अपना नया पासवर्ड लेवेंडर सेट कर दिया। इस रोबोट को आखिरी इंसान के मरने पे भी कोई दुख नहीं हुआ था, वो सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। मूवी का कंक्लूजन ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों जैसी फीलिंग्स नहीं रख सकते और ऐसे एक दिन इंसानों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। और बस यही बताते हुए तो फिल्म की शुरुआत ही एक शार्प शूटर ड्रासा से होती है, जो स्नाइपर ये काफी टाइम से अपने शिकार के इंतजार में थी, और जैसे ही उसका टारगेट सामने आया वो एक ही गोली से उसे मार गिराती है। और बाद में जिस बुलेट से उसने अपने टारगेट को मारा था उसी बुलेट का शल अपने पास संभाल लेते हैं और यहीं से सीन शिफ्ट हो जाते हैं लेवाई की तरफ। पता चला है कि वो भी एक शार्प शूटर है और आर्मी का सोल्जर भी रह चुका है। इस टाइम उसे एक फैसिलिटी में मिस बार्थो बुलाती हैं, जो किसी सीक्रेट मिशन के लिए काम करती है। लिवाई के सामने लिवाई की रिपोर्ट चेक करते हुए वो लिवाई से काफी इम्प्रेस नजर आ रही थी, क्योंकि लिवाई ने 200 से भी ज्यादा किल अपनी एक ही शूट से पॉसिबल बनाए थे। यानी उसने 200 से ज्यादा मर्डर किए थे अपनी स्नाइपर की हेल्प से। उसका निशाना बहुत अच्छा था। अब वो लिवाई से कुछ बातें करती हैं और उसे अपने सीक्रेट मिशन के लिए हायर कर लेती हैं। दूसरी तरफ दोबारा हमें ड्रासा को दिखाया जाता है, जो रशिया में अपने डैड के पास आई है। ड्रासा एक बाउंटी हंटर है, यानी पैसों के लिए वो दूसरों को मारने का काम करती है, लेकिन उसके बाद उसे अपने किए पे काफी पछतावा होता है। वो हर साल उन बुलेट्स के शेल अपने डैड को लाकर देती थी जिनसे उसने अपने टारगेट्स को मारा था, ताकि उसका दुख थोड़ा हल्का हो जाए। पर अब उसके डैड इन सब चीजों से थक गए थे। वो अपनी लाइफ से थक गए थे जिसमें कोई भी नहीं था। वो अपनी बेटी ड्रासा से कहते हैं, मैंने फैसला कर लिया है, अगर अगले साल 14 फेब तक मेरी मौत ना आई तो मैं खुद ही 14 फेब को अपनी जान ले लूंगा। चाहे उस दिन तुम मेरे पास हो ना हो, तुम जहाँ पे भी हो एक मर्तबा मुझे गुड बाय कह देना। ये सुनकर ड्रासा भी उदास हो जाती है और वापस चली जाती है। जबकि यहाँ दिखाया जाता है कि लिवाई को हेलीकॉप्टर के जरिए ले आया गया था रशिया और यूएस के बॉर्डर पे, जहाँ उसे 1 साल के लिए रहना था बाहर की दुनिया से कांटेक्ट खत्म करके। हेलीकॉप्टर से नीचे उतर कर वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए 3 दिन का सफर तय करता है और रास्ते में ही उसे अपना सीनियर भी मिल जाता है, जिसकी ड्यूटी अब खत्म हो चुकी थी और उसे साल के बाद वापस अपने घर जाने का मौका मिल रहा था। सीनियर लिवाई से मिलकर बहुत ज्यादा खुश था। वो बताता है कि तुम 1 साल में मिलने वाले पहले इंसान हो जिससे मैं बात कर पा रहा हूँ। खैर अब वो लिवाई को यहाँ के रूल्स बताने लगता है। वो बताता है
तुम्हें इस टॉवर के ऊपर ड्यूटी देनी है। ये ईस्ट टॉवर हमारा है जो यूएस को रिप्रेजेंट करता है, और इस नदी के पार वो सामने वेस्ट टॉवर वो रशिया का है। ये समझ लो कि ये यूएस और रशिया के बॉर्डर्स हैं। तुम्हें यहाँ रहकर 1 साल तक ड्यूटी देनी है बिना किसी से बातचीत किए। तुम्हारी मेन ड्यूटी यहाँ रहेगी, हर थोड़े टाइम के बाद मशीन गन्स में तुमने बुलेट डालनी है। अगर कोई ट्रैकिंग डिवाइस खराब हो जाए तो तुम्हें उसे ठीक करना है, और अगर नीचे से किसी तरह के सायरन की आवाज आई तो तुम यहाँ से बहुत तेज भाग जाना, इतना तेज कि 4 किलोमीटर का रास्ता एक सांस में ही पार कर देना। हैरान होकर लिवाई पूछता है, आखिर ये सब क्यों कह रहे हो? तो वो सीनियर बताता है, मुझे मेरे सीनियर ने ये इंस्ट्रक्शन दी थी, उसको उसके सीनियर ने ये इंस्ट्रक्शन दी थी, और यही इंस्ट्रक्शंस मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इससे ज्यादा हमें भी कुछ नहीं पता। अब लिवाई उससे एक और सवाल करता है कि आखिर यहाँ पर इतनी हाई सिक्योरिटी क्यों रखी जाती है? ये सुनकर वो सीनियर उठता है और एक बॉम्ब उठाकर नीचे फेंक देता है। बॉम्ब के नीचे फटते ही बहुत ही अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे वो कोई खतरनाक क्रिएचर्स हो। सीनियर बताता है, ईस्ट और वेस्ट टॉवर के दरमियान में ये जो जगह है इसका नाम है द गॉर्ज। यहाँ पर कोई भी नहीं जाता, और मानो जैसे इसके अंदर कोई खतरनाक क्रिएचर्स रहती हों, जिनको ऊपरी दुनिया तक आने से रोकना ही हमारा काम है। अगर ये क्रिएचर्स ऊपर आए तो तुम्हें इन्हें मशीन गन से मार देना है। ईस्ट और वेस्ट टॉवर का बस यही काम है। सारी बातें बताने के बाद ये सीनियर यहाँ से चला जाता है। दिखाया गया कि उसे लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आया था, जिसने सीनियर से उसकी कुछ इंफॉर्मेशन ली, यहाँ पर काम करने के बारे में पूछा, और फिर उसे लेकर यहाँ से चला गया। लेकिन ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी ही आगे लिवाई की नजरों से दूर जाने पर उन्होंने इस सीनियर की रस्सी काट दी और वो दी गॉर्ज में जाकर गिर गया, जिसका साफ मतलब था कि यहाँ पर जो भी कोई ड्यूटी करता था वो वापस अपने घर नहीं जाता था, और इस चीज के बारे में लोगों को बताया भी नहीं जाता था। यानी अब लिवाई भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा, और उस मासूम को इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। खैर, सीन कट होता है और हमें लिवाई की नेक्स्ट डे लाइफ को दिखाया जाता है। उसने अपना काम शुरू कर दिया था। मशीन गन में खत्म हुई हुई बुलेट्स रीलोड की, यहाँ के कुछ सिस्टम चेक किए, और उसके बाद ट्रैकिंग डिवाइस को ठीक किया। इसके बाद वो अपने हेडक्वार्टर को सारी डिटेल्स देता है और यहाँ की बाकी चीजें सर्च करने लग जाता है। दिन यूं ही गुजरते रहे। एक दिन उसे वेस्ट टॉवर से मशीन्स चलने की आवाजें आई। उसने सोचा चलो चेक तो करूं। दूरबीन से जब उसने आगे को देखा तो वहाँ एक लड़की थी जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो ड्रासा है। उसे भी लिवाई की तरह वेस्ट टॉवर पर जॉब दे दी गई है कि उसने सरहद की रखवाली करनी है और नीचे गॉड्स से आने वाले मॉन्स्टर्स को मारना है। ये दोनों चाहे एक दूसरे से काफी दूर थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते थे। लेकिन महीनों इन्होंने यही सोचते हुए गुजार दिए कि क्या इन दोनों को एक दूसरे से कांटेक्ट करना भी चाहिए या नहीं। एक दिन दिखाया जाता है कि ड्रासा अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बैठी हुई थी। ड्रासा को कुछ एक्साइटिंग मिल नहीं रहा था, तो उसने गोली चलाकर लिवाई को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। एक बोर्ड पे लिखकर उसका नाम पूछा तो लिवाई ने उसे बताया कि नाम बताना यहाँ अलाउ नहीं। ड्रासा को थोड़ा अजीब लगता है और वो बोर्ड पे लिखकर लिवाई से कहती है, आज मेरा बर्थडे है और मैं जो चाहूँ वो करूंगी। मैं अभी डांस करने लगी हूँ, तुम बस मुझे देखो और बताओ तुम्हारा फेवरेट मूव क्या है। लिवाई बेचारे को तो डांस नहीं आता था, उसने ये बात बता दी। तो ड्रासा ने पूछा फिर आता क्या है। लिवाई ने बताया मुझे बस शूटिंग आती है। ड्रासा ने वही टेस्ट करने का डिसाइड किया और अपने रूम में जाकर एक बोतल रख दी, जिसे लिवाई ने भी एक ही शूट में फोड़ दिया और बताया कि वो सच में एक बहुत अच्छा स्नाइपर था। ड्रासा को भी शौक चढ़ता है अपनी स्किल्स दिखाने का। वो भी लिवाई के रूम में रखी हुई एक बोतल तोड़ देती है और फिर लिवाई का रिएक्शन देखने के लिए जैसे ही वो लिवाई के टॉवर पे देखती है तो एकदम से उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अजीब सी क्रिएचर्स ऊपर चढ़ रही थी लिवाई के टॉवर पर। उसने एक सेकंड नहीं लगाया और धड़ाधड़ शूट करते हुए उन क्रिएचर्स को मारना शुरू कर दिया। लिवाई को भी समझ नहीं आई कि ड्रासा क्या कर रही है। उसने जब नीचे से क्रिएचर्स को ऊपर आते देखा तो फौरन उसने भी अपनी पोजीशन ले ली और धड़ाधड़ गोलियां चलाते हुए ऊपर आने वाली सभी क्रिएचर्स को मार डाला, जिसमें उसका ड्रासा ने भी काफी साथ दिया था। ड्रासा जो लिवाई के टॉवर पे ध्यान दिए हुए थी, उसने अपने टॉवर पर तो देखा नहीं, उसके भी टॉवर पे बिल्कुल उसके करीब एक मॉन्स्टर आ गया। इससे पहले कि वो ड्रासा के ऊपर हमला कर देता, पीछे से ठीक वक्त पर लिवाई उसे शूट करके मार डालता है। मिशन खत्म करते करते सुबह हो जाती है और ड्रासा लिवाई को बताती है कि ये मेरा जिंदगी का बेस्ट बर्थडे था। लिवाई हंसता है और ये दोनों अपने काम पे लग जाते हैं। अब जितनी मशीन गन्स की गोलियां इन्होंने इस्तेमाल कर ली थी, ये लोग उसे दोबारा फिल करने लग जाते हैं। दिन गुजरते रहते हैं और दिखाया जाता है काफी वक्त गुजर गया है। इस दौरान ड्रासा और लिवाई के दरमियान की दोस्ती काफी बढ़ चुकी थी। ये लोग दूर तो थे, लेकिन काफी टाइम एक दूसरे के साथ गुजारते थे। दूरबीन के जरिए एक दूसरे के साथ चेस खेलते थे, ड्रम्स बजाकर एक दूसरे को एंटरटेन करते थे।
और एक दूसरे से बातें भी करते थे। देखते ही देखते 14 फरवरी का दिन भी आ जाता है जब ड्रासा के डैड ने खुदकुशी करने का डिसाइड किया था। ये दिन ड्रासा के लिए बहुत मुश्किल था और उसने मैसेज लिखकर लिवाई को बताया भी कि ये दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है, आई विश कोई इस दिन मेरे पास होता। फिर क्या था, लिवाई अपनी तैयारी शुरू कर देता है। अपने पास मौजूद चीजों से एक गैजेट बनाता है और तार के जरिए वेस्ट टावर पे जाने का डिसाइड करता है। एक छोटे से रॉकेट के जरिए अपनी रस्सी वो वेस्ट टावर तक फेंक देता है, जिसे पकड़कर ड्रासा अच्छी तरह बांध देती है। और आने से पहले लिवाई उसे लिख के बताता है, कैसा हो अगर आज हम दोनों डिनर साथ करें। जो सुनकर ड्रासा काफी खुश हो गई और अब लिवाई ने तार के जरिए अपना सफर शुरू कर दिया। आधे रास्ते तक तो वो ग्रेविटी की वजह से चला गया, लेकिन आगे का सफर उसे लटक लटक कर मुश्किल से तय करना पड़ा। लेकिन फाइनली वो अब ड्रासा के पास था। दूसरी तरफ ड्रासा उसको वेलकम करने के लिए फ्लावर्स लिए खड़ी थी, लेकिन इस टाइम लिवाई की हालत काफी खराब थी। 2 घंटे की वो मेहनत करके आया था, उसे फ्रेश होने की जरूरत थी। फ्रेश होने के बाद दिखाया जाता है कि ये दोनों डिनर के लिए बैठ जाते हैं। डिनर करते हुए ड्रासा आखिर बता ही देती है कि आज का दिन उसके लिए क्यों इतना मुश्किल था। वो बताती है कि उसके डैड आज के दिन सुसाइड कर चुके होंगे, इसीलिए वो बहुत दुखी थी। ड्रासा का ध्यान भटकाने के लिए लिवाई उसे अपनी बैकग्राउंड स्टोरी बताने लगता है कि उसके डैड, ग्रैंडपा सारे ही सोल्जर्स थे। बातें करते हुए ये लोग डांस करना शुरू कर देते हैं और काफी टाइम एक साथ गुजारते हैं। लिवाई ने रात यहीं गुजारी और सुबह होने पर वापस जाने के लिए अपनी तार से लटक गया, लेकिन गलती से ये तार उसके टावर वाले माइन से टकरा गई और बम ब्लास्ट होने की वजह से वो तार टूट गई और लिवाई जाकर सीधा दी गॉर्ज में गिर गया। लिवाई की जान बचाने के लिए ड्रासा भी कुछ पैराशूट्स और गन लेकर दी गॉर्ज के अंदर जंप कर देते हैं, जो पानी से भरा था। इस पानी के अंदर अजीब येलो लाइट थी और हर जगह अजीबो गरीब चीजें थी। इस टाइम लिवाई एक दरख्त से उल्टा लटका हुआ था और उसके ऊपर काफी सारे पाँव वाला एक बड़ा सा क्रिएचर हमला करने के लिए आ जाता है, जिसे लिवाई अपनी गन से शूट करके मार तो देता है, लेकिन इस सब में दरख्त की वो शाख भी टूट जाती है जिसके साथ वो लटका हुआ था। वो नीचे आकर किसी और क्रिएचर पर गिर जाता है, जो क्रिएचर उसके ऊपर गिरते ही अपना मुंह खोल लेती है और दांतों को उसके जिस्म के ऊपर स्टैब करने वाले अंदाज में लगा देती है। इससे पहले कि ये क्रिएचर लिवाई को पूरी तरह अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती, ड्रासा ठीक वक्त पे यहाँ पहुंच गए इस क्रिएचर के टेंटिकल्स पे शूट करके लिवाई की जान बचा लेती है। इससे पहले कि यहाँ पे लोग रिलैक्स हो पाते, कुछ अजीब से घोड़ों की तरह के क्रिएचर्स के ऊपर अजीब क्रिएचर्स सवार होकर इनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर जो भी क्रिएचर थी वो अपनी असली हालत में नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मानो ये सारी क्रिएचर्स 2-2 या 3-3 चीजों का हाइब्रिड हो। फिल्म शुरू होती है 1993 में, जहां हम लीजा नाम की एक लड़की को बस में देखते हैं, जो एक टाउन में जा रही थी क्योंकि वहां उसे किसी ने पेंटिंग को रिस्टोर करने के लिए बुलाया था, यानी कि खराब पेंटिंग को ठीक करके पहले जैसा बना देना। यही लीजा का काम था। इस बस में 3 दोस्त भी जा रहे थे। इनमें 2 लड़कियां और एक लड़का था, जिनकी लीजा से काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इनमें एक लड़की का नाम ट्रेसी था। ये तीनों ही साइंटिस्ट थे, जो उसी टाउन के एक गांव में जानवरों पर रिसर्च करने के लिए जा रहे थे। रात को ये सब उस टाउन पर पहुंच गए। लीजा को तीनों के साथ काफी अच्छा लगा, इसीलिए वो कहती है, क्यों ना काम से फ्री होने के बाद हम कहीं घूमने चले जाए। इस पर ट्रेसी कहती है कि कुछ दिन तक हमारा काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर मिलते हैं, और हाँ, हम एक बार में मिलेंगे जो करीबी है। अब ये तीनों तो जंगल की तरफ चले गए, जबकि लीजा होटल के लिए निकल जाती है। अगले दिन लीजा एक बस स्टॉप पर बैठकर बस के आने का इंतजार कर रही थी, ताकि वो उस मेंशन में जा सके जहां उसे पेंटिंग को रिस्टोर करने के लिए जाना था। तभी उसके पास एक लड़का आकर कहने लगा, मैडम, आप यहाँ बेकार बैठी हैं, इधर कोई बस नहीं आ रही है, और वैसे आपको कहाँ जाना है। जब लीजा उस मेंशन के बारे में बताती है तो लड़का कहता है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तो चलिए आपको भी छोड़ देता हूँ। तब लीजा उसके साथ चली जाती है। रास्ते में उस लड़के ने पूछा, आप वैसे यहाँ क्या करने आई हैं? लीजा उससे बताती है, एक पेंटिंग को रिस्टोर करने। अब मेंशन पहुंचकर लड़का उससे कहता है, मैं एक बार का मालिक हूँ, काम खत्म करने के बाद आप मेरे बार में लाजिमी आइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अब लीजा उसे भी गुड बाय बोलकर मेंशन में आ जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात वहाँ की मालकिन से होती है, जिसका नाम एमा था। वो काफी जवान और खूबसूरत थी। लीजा को पेंटिंग दिखाती है, जो काफी बड़ी थी और उस पर मोटी मटी कालिज की तह जमी हुई थी, जैसे पता न हो कितने सालों से उसे किसी ने साफ भी नहीं करवाया।
इसी पेंटिंग को लीजा ने साफ करना था। पहले यह काम उसके डैड को दिया गया था, लेकिन वो मसरूफ थे तो उनकी जगह लीजा आई थी। एमा उससे कहती है, आपको ये पेंटिंग 2 हफ्तों में साफ करनी होगी और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने डैड की तरह ज़हीन हैं और अपना काम टाइम पर खत्म कर लेंगी। लीजा कहती है, जी हाँ मैडम, मैं आपको यूज नहीं करूंगी। अब एमा वहाँ से चले गई और लीजा अपने काम पर लग जाती है। पेंटिंग का इतना बुरा हाल था कि लीजा 4 घंटों में सिर्फ छोटा सा ही साड़ी स्टोर कर पाती है। काम के दौरान उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज आती है। लीजा जब चेक करने गई तो छत पर एक लड़की खड़ी थी और गाना वही गुनगुना रही थी। लीजा जब उससे बात करने गई तो वो उसे देखकर भाग जाती है, ऐसे जैसे पता न हो उसने क्या देख लिया हो। लीजा सोचती है, यह कौन है और मुझे इस तरह देखकर क्यों भाग गई। उधर जंगल में हम ट्रेसी के दोस्त को देखते हैं जो एक पेड़ पर साउंड डिवाइस लगाता है ताकि वह जानवरों की आवाजों को सुन सके। पर अचानक उसे बड़ी ही अजीब आवाज सुनाई देती है जो किसी जानवर की तो नहीं लग रही थी। वो घबरा जाता है और जब चेक करने जाता है तो कोई उस पर हमला करके उसे पकड़ लेता है। उसकी चीख की आवाज सुनकर दोनों लड़कियां भी अपने टेंट में जाग जाती है। उन्हें लगता है कि जरूर हमारे दोस्त को कुछ हो गया है, इसीलिए ट्रेसी की फीमेल फ्रेंड उसे चेक करने जाती है। वहाँ उसे अपने दोस्त का कैप पड़ी हुई मिल जाती है जिस पर खून लगा हुआ था। घबराते हुए वो वापस आती है और ट्रेसी को बताती है कि यहाँ कोई गड़बड़ है और हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। मगर कुछ और बताने से पहले कोई पीछे से आकर उसे भी पकड़ लेता है। यह देखकर ट्रेसी काफी डर जाती है, मगर अगले ही पल कोई उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। जब ट्रेसी को होश आता है तो वो खुद को एक जेल जैसी जगह पर बंद देखती है, जहाँ वो अपने दोस्तों को भी देखती है जो भी लॉकअप में बंधे हुए हैं। यह जगह बहुत ही गंदी और काफी पुरानी थी। यहाँ चूहे रेंग रहे थे और इन लॉकअप वाली जगह के बीचों बीच एक कुआं भी था। वहाँ पर पहले से ही एक आदमी को कैद करके रखा हुआ था जिसकी हालत बहुत खराब थी। ट्रेसी की दोस्त उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता और बस खांस ही रहता है, जिस वजह से ये तीनों काफी घबराने लगते हैं कि ना जाने हम कहाँ फंस गए। लीजा अपने काम पर लगी हुई थी, जहाँ तभी एमा काम देखने आती है कि कितना हो गया। उसे लीजा का काम काफी पसंद आया, वो उसकी तारीफ भी करती है। अब लीजा उससे पूछती है, वो लड़का कौन था जो गुनगुना रहा था? मैं उससे बात करने गई, लेकिन मुझे देखते ही वो भाग गया। एमा कहती है, वो मेरी ही बेटी है, बस क्या करूं, ऐसे ही है। वो नए लोगों से घुलने मिलने में उसे टाइम लगता है। फिर वो लीजा को खाने पर आने का कहकर वहाँ से चली जाती है। जब ये लोग खाना खा रहे थे तो लीजा एमा की बेटी से पूछती है, तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? लेकिन यहाँ भी वो कोई जवाब नहीं देती, उल्टा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। लीजा को काफी हैरत होती है और एमा से कहती है, क्या मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया? एमा कहती है, नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं पूछा। असल में मेरी बेटी को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। वो हालांकि 13 साल की है, लेकिन खुद को बड़ा समझती है। बाकी बच्चों से उसकी नहीं बनती, इसीलिए मैंने उसे स्कूल भेजना बंद कर दिया है। स्कूल का नाम सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और चली जाती है। दूसरी तरफ जहाँ वो लोग कैद थे, वहाँ एक काफी लंबा चौड़ा सेहतमंद आदमी आता है जो ताकतवर लगने के साथ साथ पागल भी लग रहा था, जैसे उसका दिमाग ठीक न हो। वो हालांकि बूचर था जो लोग गोश्त का काम करते हैं, लेकिन वो अजीब सी आवाजें निकाल रहा था और बिल्कुल किसी जॉम्बी की तरह चल रहा था। ट्रेसी का दोस्त उससे पूछता है, भाई तुम कौन हो और हमें यहाँ क्यों कैद किया हुआ है? लेकिन बूचर कोई जवाब नहीं देता। वो कुएं के पास आता है, रस्सी से बंधा हुआ एक बर्तन, और कुएं में अंदर से कुछ निकालता है, लेकिन हम फिलहाल नहीं देख पाते कि बर्तन में क्या है। ट्रेसी के दोस्त को उस पर गुस्सा आता है। वो बूचर पर चिल्लाने लगता है, काफी बुरा भला सुनाकर उसे गालियां देने लगता है। बूचर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके सेल की तरफ बढ़ने लगता है। लॉकर खोलकर ट्रेसी के दोस्त को मारने के लिए अंदर जाता है। हालांकि वो भी बूचर से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना ताकतवर था कि उसे खूब पीटकर अधमरा कर देता है। जब उसका दिल नहीं भरता तो बड़ा सा बूचर नाइफ उठाता है, जिससे वो ट्रेसी के दोस्त के पेट को चीर के रख देता है और उसे ऐसे उठाकर कुएं में फेंक देता है, जहाँ कुएं में किसी चीज ने उस पर हमला कर दिया। हम बस उसकी चीख की आवाज ही सुन पाते हैं।
जो सुनकर ट्रेसी और उसकी दूसरी दोस्त भी कांप जाती है। मेंशन में पेंटिंग को साफ करते हुए लीजा को एक भयानक मंस्टर का चेहरा दिखाई देता है। वो जब उसे कट्टर से साफ करने लगती है तो उसके हाथ में चोट लग जाती है। पट्टी वगैरह बांधकर लीजा एक बार फिर काम पर लग जाती है। अब अचानक लाइट्स ऑफ हो जाती है। लीजा को तभी अपने डैड नजर आते हैं, जो उसे कहते हैं, मैंने तुम पर भरोसा करके अच्छा नहीं किया, यहाँ से काम छोड़ के फौरन भाग जाओ। इतना कहकर उन्होंने एक कट्टर से अपना गला काट लिया। यह देख लीजा काफी डर जाती है, पर अगले ही पल उसके डैड वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। यानी कि ये बस उसका बुरा ख्याल था। लॉकअप वाली जगह पर पहला कैदी उनसे कहता है, मुझे बाहर जाने का रास्ता मालूम है, अगर मैं बाहर चला गया तो मदद ला सकता हूँ, मगर जो छोटा रास्ता है मैं उसे खोल नहीं पा रहा। तब ट्रेसी की दोस्त उसकी तरफ अपना पेपर कटर फेंक देती है, क्योंकि वो थोड़ा दूर था, लेकिन जैसे तैसे वो उसे ले लेता है। लड़कियां इससे खुश हो जाती हैं, क्योंकि इस आदमी के रूप में उन्हें उम्मीद नजर आ रही थी कि हम यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। वो आदमी फिर उस रास्ते को खोलने की कोशिश करने लगता है। उधर लीजा जब सो रही थी तो अचानक उसके पीछे से एक बिना बालों वाली औरत आ जाती है। वो लीजा का गला पकड़ लेती है। उसने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। लीजा खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन औरत बहुत ताकतवर थी। वो लीजा पर हमला करती रहती है, पर अगले ही पल लीजा की आंख खुल जाती है। उसे पता चलता है कि यह भी मेरा बुरा सपना ही था। पर जब उसने सामने देखा तो पेंटिंग में वह उसे बिना बालों वाली औरत को देखती है। लीजा जब उसे देख रही होती है तो उसके कानों में किसी लड़की की दर्द भरी आवाजें सुनाई देने लगती है। तभी यहाँ पर एमा की बेटी आती है। वो बताती है कि बिना बालों वाली औरत एक विच है, एक चुड़ैल जो सालों से इस मेंशन में रह रही है। साथ ही ये पेंटिंग भी कर्ड है, इनके शाप भी हैं। अगर तुम इसे पूरा रिस्टोर कर दोगी तो तुम भी शापित हो जाओगी, तो अपना काम यही छोड़ के वापस चली जाओ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन लीजा को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहकर चली गई है। वो फिर बार के मालिक से मिलने जाती है और उसे अपना सारा मसला बताती है कि पेंटिंग बहुत ही ड्राउन और अजीब है। जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे अजीब ड्राउन सपने और ख्याल आते हैं जो बिल्कुल सच लगते हैं। इस पर वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, ये सब तुम्हारे साथ काम के टेंशन लेने से हो रहा है। तुम्हारे पास पेंटिंग रिस्टोर करने का टाइम कम है, जानता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम वो कर दोगी और तुम्हारे डैड भी तुम पर बहुत नाज करेंगे। कहते हुए वो लीजा की हौसला अफजाई करता है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके और टाइम पर पूरा कर दे। उधर बुचर फिर से आता है। एक बार फिर रस्सी से बंधा बर्तन वो कुएं में उतारता है। वहाँ जो कोई भी रह रहा था वो अपना हाथ काटकर बर्तन में अपना खून डालता है। बुचर फिर बर्तन बाहर निकालकर वहीं रख देता है और अब वो उस कैदी आदमी को कुएं में फेंकने के लिए जाने लगता है। ट्रेसी की दोस्त सोचती है, अगर ये मर गया तो हम बाहर कैसे निकल पाएंगे। इसीलिए वो बूचर को गालियां निकालकर उसका ध्यान अपनी तरफ करती है। इसीलिए बूचर अब आदमी को छोड़कर ट्रेसी की दोस्त के पास आकर उसका गला पकड़ लेता है। फिर वो उसका लॉकअप खोलकर घसीटकर उसे बाहर लाता है। बूचर नाइफ से उसका एक हाथ काटकर अलग कर देता है। वो अभी भी नहीं रुकता और टॉर्चर करने के लिए उसे और तकलीफ देने लगता है। हम देखते हैं कि उसके पास अलग अलग किस्म के बहुत सारे हथियार हैं, जिनमें से वो सबसे खतरनाक नकील हथियार को चुनता है, जिसकी मदद से वो उसके पेट से मांस और खाल निकालने लगता है, जिससे वो दर्द में तड़पने लगता है। न सिर्फ यह, बल्कि वो तो उसके चेहरे की खाल भी निकालने लगता है, जिसके साथ उसकी एक आंख भी निकलकर बाहर आ जाती है। फिर वो उसे उठाकर कुएं में फेंक देता है और कुएं में जो भी चीज रहती थी या हम पहली बार उसे देख पाते हैं, ये दरअसल एक भयानक क्रिएचर था जो दिखने में भी काफी डरावना लग रहा था और इसकी शक्ल पेंटिंग वाले क्रिएचर से मिलती जुलती थी। वो दर्दनाक तरीके से ट्रेसी की दोस्त का पेट छीड़ देता है, फिर उसकी अंडियां निकालकर बुरी तरह खाने लगता है और उस बेचारी की मौत हो जाती है। उधर एमा की बेटी एक कपल को देखकर जेलस होते हुए रोने लगती है, जहाँ तभी उसके पास लीजा मिलने आती है। वो कहती है, तुम्हें आखिर क्या परेशानी है, मुझे बता सकती हो। तब एमा की बेटी कहती है, सारी गलती मेरी मॉम की है, उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, बस अपनी पड़ी। और मुझे तो लगता है कि मैं हमेशा अकेली रहूंगी, मुझे कभी कोई साथी नहीं मिलेगा। इतनी ही देर में
एमा भी आ जाती है। तब उसकी बेटी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, चली जाओ यहाँ से, मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अब एमा लीजा को लेकर कमरे से बाहर आ जाती है। वो कहती है, मेरी बेटी को दोस्त चाहिए, वो भी अपनी उम्र से बड़ा। अब तुम ही बताओ, आखिर मैं इसकी इजाजत उसे कैसे दे सकती हूँ, जबकि खुद तो वो छोटी है। बस इसी बात की वजह से हमेशा वो मुझसे नाराज रहती है। पेंटिंग वाला काम करने के बाद जब लीजा सो रही थी तो उसके कमरे में ट्रेसी एक व्हीलचेयर लेकर आती है। वो रो रही थी। व्हीलचेयर पर उसका जख्मी दोस्त बैठा हुआ था, जिसके पूरे जिस्म से खून निकल रहा था, जगह जगह से मांस नोचा हुआ था। ट्रेसी लीजा को देखकर बुरी तरह रोते हुए उससे मदद मांगती है, लेकिन अगले ही पल लीजा उठ जाती है। यानी कि यह भी उसका बुरा सपना था, पर इससे वो इतना डिस्टर्ब हो गई कि अपने दोस्त बार के मालिक से मिलने जाती है और कहती है, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ सारी सूरत हाल से, और अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे वापस जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ ऐसा लगता है जैसे इस पूरी जगह पर कोई अजीब सी चीज है। बार का मालिक कहता है, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें नजर आ रहा है, वो बस बुरे सपने और ख्याल है, और तुम्हें अपना पेंटिंग वाला काम नहीं छोड़ना चाहिए। इतने टाइम से मैं भी तो यहाँ रह रहा हूँ, मुझे तो कभी कुछ अजीब नहीं लगा। अब लीजा उससे कहती है, बस में मेरे साथ 3 और लोग भी आए थे, मेरी उनसे दोस्ती हो गई थी, क्या वो तुम्हारे बार में आए थे? लीजा पूछती है, क्योंकि मैंने ही उनसे कहा था कि काम खत्म करने के बाद बार में मिलने आना। इस पर वो इनकार करते हुए कहता है, नहीं तो मैंने तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं देखा। लीजा कहती है, मगर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने ही उनसे कहा था कि हम कहीं घूमने चलेंगे काम खत्म करके। बार का मालिक कहता है, क्या पता वो काम खत्म करके वापस चले गए हो। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ, तुम ऐसा करो, काम समय पर निपटा लो, हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे ताकि तुम्हारी टेंशन थोड़ी कम हो सके। अब लीजा को भी लगने लगा कि हो सकता है यह सब काम के स्ट्रेस की वजह से हो रहा हो। मेरे साथ तो रात को सोने से पहले वो स्ट्रेस की गोलियां लेती है, और अचानक उसे बार टब में से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। लीजा जब पर्दा हटाकर देखती है तो बार टब में ट्रेसी की दोस्त जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। उसका ना एक हाथ था और ना एक आंख, और वो दर्द की वजह से ही रो रही थी। उसे देख लीजा काफी घबरा गई और वहाँ से भागने लगती है, पर तभी सामने से एमा आ गई। वो देखती है कि बार टब का नल खुला हुआ है और उसमें पानी भर रहा है। वह लीजा से पूछती है, ये सब क्या है? पर जब उसने लीजा की स्ट्रेस की दवाई देखी तो उससे पूछती है, क्या तुम नशा लेती हो? तब लीजा जवाब देती है, मुझे कुछ टाइम चाहिए, एक ब्रेक, क्योंकि मैं फिलहाल काम करने की हालत में नहीं हूँ। पर एमा मना कर देती है और कहती है, तुम्हें टाइम पर कैसे भी करके काम खत्म करना होगा, क्योंकि तुम्हारे डैड ने मेरे साथ एक एग्रीमेंट किया था कि अगर तुम काम को टाइम पर खत्म नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारा स्टूडियो बंद करवा दूंगी। उधर उस कैदी ने आखिर बाहर जाने का रास्ता खोल लिया था, पर जैसे ही वो बाहर जाने लगा, क्रिएचर उस आदमी को पकड़ लेता है। वह उसका पूरा चेहरा नोच कर खाने लगता है, फिर उसका पूरा जिस्म भी खाने लगा, और ट्रेसी उसकी दर्द भरी चीखें सुनकर कांप उठती है। दूसरी तरफ एमा कुछ पी रही थी जो खून की तरह लग रहा था, और तभी उसके पीछे बिना बालों वाली विच आकर खड़ी हो जाती है। यानी एमा की बेटी ने जो कहा था सच कहा था कि वो विच इस घर में रहती है, और यह सीन देखकर लगता है जैसे एमा और ये विच एक दूसरे को जानते हैं। लीजा जब पेंटिंग साफ कर रही थी तो उसने बहुत ही भयानक चीज देखी। उसने जैसे एक लड़की को कुर्बान किया जा रहा था, उसे फांसी पर लटकाकर। इतने में एमा की बेटी भी यहाँ आ गई, जो काफी घबराई हुई थी और एक बार फिर उसे पेंटिंग का काम करने से मना करती। अब जाकर वह सारी बात बताती है। यह पेंटिंग 1493 में बनाई गई थी, और उस टाइम के सबसे खतरनाक वाकये को इस पेंटिंग में दर्शाया गया है। कुछ खतरनाक शैतानी लोगों ने एक छोटी लड़की की कुर्बानी दी थी, एक खतरनाक क्रिएचर को बुलाने के लिए, ताकि वो उस क्रिएचर को बुलाकर अपने कंट्रोल में कर सके और उसे अपने लिए इस्तेमाल कर सके। यहाँ हम देख पाते हैं कि उस विच के साथ एमा भी मौजूद है, जिसका मतलब साफ था कि एमा भी एक विच थी, और दोनों इस टाइम कोई मंत्र जैसी चीज पढ़ रहे थे, जिसे पढ़कर वो ग्रेजर उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। यानी कि उन्हें अपने वश में करने में ये लोग कामयाब हो गए। अब एमा की बेटी लीजा को बताती है
उस टाइम इस कर्स को मेरी माँ ने जिंदा किया था और उसे अपने कंट्रोल में इसलिए किया था ताकि वो क्रिएचर का खून पीकर हमेशा जवान और खूबसूरत बनी रही। यानी कर्स मेरी माँ के लिए शिया आपसे ज्यादा कोई खजाना था। उन्होंने अपने साथ साथ मुझे भी ये कर्स लगा दिया था जब मेरी माँ ने वो सब किया था। उस टाइम मेरी उम्र 13 साल थी। कर्स की वजह से मेरी उम्र 13 साल पर ही रुक गई। लेकिन हाँ, आज रात इस कर्स का असर खत्म होने वाला है क्योंकि उस टाइम भी रेड मून की रात थी और आज भी रेड मून की ही रात है। अगर आधी रात को चांद की रोशनी इस पूरी रिस्टोर पेंडिंग पर पड़ गई तो फिर यह कर्स एक बार फिर पूरे 500 सालों के लिए जिंदा हो जाएगा। इसीलिए फिर एमा की बेटी कहती है पेंटिंग का काम यही खत्म कर दो। अब लीजा को लग रहा था जैसे वो कोई कहानी बना रही है, इसलिए वो कहती है तुमने जो स्टोरी मुझे सुनाई है वो बहुत अच्छी है, लेकिन फिलहाल यहाँ से जाओ, मुझे आज ही इस पेंटिंग का काम खत्म करना है। ये सुनकर एमा की बेटी कहती है मैं कोई कहानी नहीं बना रही, वो क्रिएचर एक लॉकअप वाली जगह पर बने कुएं में है जिसे खिलाने के लिए उन्होंने 3 लोगों को पकड़ा है। फिर वो लीजा को उनका हुलिया बताती है, जो सुनकर कहीं ना कहीं लीजा को लगा कि ये तो ट्रेसी और उसके दोस्त हैं। ये बात उसे टाली नहीं गई। वो एमा की बेटी से पूछती है बताओ इस टाइम वो तीनों लोग कहाँ हैं? तब एमा की बेटी उसे अपने साथ ले जाती है और उसे एक खुफिया दरवाजा दिखाती है जहाँ से वो अंदर लीजा को उसी बुचर को दिखाते हुए कहती है उनके लिए लोगों को पकड़ पकड़ कर लाने का काम यही करता है। ये देख, हम समझ पाते हैं कि वो लॉकअप वाली जगह मेंशन के साथ ही जुड़ी हुई है। बूचर उस क्रिएचर को खाना खिलाने जाने ही वाला था कि तभी एमा की मॉम अपनी बेटी को आवाज लगा लेती है तो तुम्हें वहाँ से जाना पड़ेगा। तो अब लीजा अकेली अंदर जाती है। उसे वहाँ एक काफी पुराने टाइम का हथियार मिलता है जिसे लेकर वो बूचर का पीछा करने जाती है, पर तभी उसका पैर कुछ सामान से टकरा जाता है जिससे आवाज पैदा होने की वजह से बूचर अलर्ट हो गया। हाथ में चाकू लिए वो चेक करने जाता है। लीजा काफी डर गई थी। वो फौरन एक जगह पर छुप जाती है। बूचर जब वहाँ आया तो उसने देखा कि वहाँ चूहे थे। उसे लगा कि शोर इन्हीं से आया होगा तो लीजा को बिना देखे ही वो यहाँ से चला जाता है। वो अब ट्रेसी के लॉकअप की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे क्रिएचर को खिलाने से पहले वो उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। ट्रेसी उसके घुटने पर जोर से टांग मारती है और उठकर वहाँ से भागने लगती है, मगर उस बेचारी को ठोकर लग जाती है। वो गिर जाती है और एक बार फिर पकड़ी जाती है। अब बूचर उसे टॉर्चर करने के लिए अपना बूचर नाइफ उठाता है और उसी आग में अच्छे से गर्म करके वो ट्रेसी के चेहरे पर लगाता है। वो बेचारे दर्द में तड़पने लगते हैं क्योंकि उसका पूरा गाल जल गया था। छोटे शहर का बूचर फिर शेरिफ उसे एलन उठाकर पैंगबोर्न लापता लड़के हेनरी डीबर की खोज अकेले ही जारी रखता है। पुलिसकर्मी शहर के बाहरी इलाके में जंगल में उस जगह का निरीक्षण करने के लिए पहुंचता है जहां बच्चे को अंतिम बार देखा गया था, लेकिन हेनरी के वहां कोई निशान नहीं है। वह एक पल के लिए आराम करने के लिए बैठ जाता है। शेरिफ खाली जमी हुई झील को देखता है। अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजती है और जब वह धीमी हो जाती है तो हेनरी डीबर जीवित और स्वस्थ जमी हुई झील के बीच में प्रकट होता है। इस घटना को 27 साल बीत चुके हैं। कैसल रॉक अपना शांत जीवन जीना जारी रखता है। प्रसिद्ध शाशैंक जेल का वार्डन डेल लेसी 30 साल की सेवा के बाद अपने काम के अंतिम दिन सेवानिवृत्त होने की तैयारी कर रहा है। बूढ़ा आदमी अपनी अंधी पत्नी के लिए नाश्ता तैयार करता है, उसे अलविदा कहता है और चला जाता है, लेकिन लेसी जेल में नहीं जाता है। इसके बजाय वह जंगल की झील की ओर चला जाता है। रस्सी का एक सिरा अपनी गर्दन के चारों ओर बांधता है और उसे एक पेड़ से बांध देता है और बिना किसी हिचकिचाहट के रईस पेडल दबाता है और कार अपने मालिक के साथ चट्टान से नीचे गिर जाती है। टेरेसा पोर्टर डिप्टी वार्डन दिवंगत डेल लेसी की जगह लेने के लिए जेल पहुंचती है। लेसी शाशंक की ऑफिस वह अपने नए कार्यस्थल से परिचित हो जाती है और जेल के इतिहास को जानती है। पिछले सभी वार्डन का अजीब अंत हुआ है और कोई भी बुढ़ापे तक जीवित नहीं रहा, लेकिन टेरेसा किसी और चीज के बारे में अधिक चिंतित है। शाशंक लंबे समय से भीड़ भाड़ वाला है और कैदियों को जिम में भी रखा जा रहा है। अधिकारी जेलेस्की टेरेसा पोर्टर को ब्लॉक अफेयर्स के बारे में बताता है कि उसे 87 में आग लगने के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन अगर इसे साफ कर दिया जाए तो ब्लॉक में कई दर्जन कैदियों को रखा जा सकता है। उनकी पहल के लिए जेलेस्की को परित्यक्त ब्लॉक में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति होने का काम सौंपा गया है। इसकी स्थिति की जांच करें और बिस्तरों की गिनती करें।
गार्ड जंग लगे ताले को काटता है और विंग की जांच करता है, जिसमें आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 30 वर्षों में प्रवेश नहीं किया गया था। लेकिन अचानक अधिकारी को धूल की मोटी परत में पुरुषों के जूतों के ताजा पैरों के निशान दिखाई देते हैं। जेलेस्की जूतों के निशानों का पीछा करता है। निशान जेलेस्की को एक हैच तक ले जाती है। वह उसे खोलता है और अंदर झांकता है, जिससे उसका वॉलेट अंदर गिर जाता है। इसलिए उसे निकालने के लिए अंदर जाना पड़ी डीएचता है। अंदर गार्ड को एक कुर्सी, एक किताब और सिगरेट के बट का एक डिब्बा मिलता है। यह बहुत ही संदिग्ध लगता है, लेकिन जेलेस्की के पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। अंधेरे कोने से एक पिंजरे में बंद आदमी उसे घूरता है और भयभीत गार्ड कुएं से बाहर निकलने के लिए दौड़ता है। शाह शैन में एक आपातकालीन निरीक्षण शुरू होता है और सभी कैदियों का पता लगा लिया गया है, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पा रहा है कि एक अपंजीकृत कैदी जेल में कैसे पहुंच गया। लड़के को काल कोठरी से पूछताछ कक्ष में लाया जाता है, लेकिन वह अधिकारी के सवालों का जवाब नहीं देता है या अपने आस पास किसी पर भी प्रतिक्रिया नहीं करता है। जेलेस्की कैदी को शॉवर में ले जाता है और फिर सबूत इकट्ठा करने के लिए तहखाने में लौटता है। सबूत का मुख्य टुकड़ा सिगरेट के बट का डिब्बा है। इसे टेरेसा पोर्टर के कार्यालय में भेजा जाता है और अपने पूर्ववर्ती के बट से उनकी तुलना करने के बाद उसे पता चलता है कि यह लेसी ही था जिसने लड़के को बंदी बनाकर रखा था। किसी भी आधिकारिक अभिलेखागार या डेल लेसी के व्यक्तिगत रिकॉर्ड में कैदी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उससे मेल खाते लापता व्यक्तियों के बारे में कोई फिंगरप्रिंट या डेटा भी नहीं है। टेरेसा पोर्टर को चिंता है कि यह घटना शॉशैंक जेल को नुकसान पहुंचा सकती है और उसके करियर को बर्बाद कर सकती है। वह सभी को अवांछित ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए भयानक डिस्कवरी के बारे में चुप रहने का आदेश देती है। यह स्थिति जेलेस्की को डराती है। वह अच्छी तरह से जानता है कि जेल में भयानक चीजें होती हैं और उसे संदेह है कि लड़के को आसानी से निपटाया जा सकता है। टेरेसा व्यक्तिगत रूप से रहस्यमय कैदी से पूछताछ करती है और पहली बार जब वह लंबे समय के बाद बोलता है तो लड़का हेनरी ड्वेयर नाम बताता है, लेकिन स्थानीय गार्ड निश्चित रूप से जानते हैं कि यह कैदी का नाम नहीं है। यह एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति का था जो कभी कैसल रॉक में रहता था। इस बीच शिकागो में हेनरी ड्वेयर अदालत के सामने मौत की सजा पाने वाली एक महिला का बचाव करने की कोशिश करे रहते हैं। कैसल रॉक छोड़ने के बाद वह इस तरह के मामलों में विशेषज्ञता रखने वाला एक सफल वकील बन गया। इस परीक्षण में वकील जीतने में विफल रहता है और वह अपने क्लाइंट से आखिरी बार मिलने के लिए जाता है। उसके अंतिम शब्द सुनते हुए हेनरी को वह दिन याद आता है जब शेरिफ एलन पैंगबोर्न ने उसे पाया था। उस पल से पहले की हर चीज हेनरी की याददाश्त से मिट चुकी है। टेरेसा हेनरी डाइवर की फाइल का अध्ययन करती है और अपने निर्णय की पुष्टि करती है कि वह इस पेचीदा कहानी में वकील को शामिल नहीं करेगी। उसका डिप्टी इस निर्णय का समर्थन करता है और मामले को जल्दी से खत्म करने के लिए रहस्यमय कैदी को एक खतरनाक अपराधी के साथ रखने का सुझाव देता है। ऑफिसर जेलेस्की नेताओं के बीच बातचीत को सुनता है। उसने गुमनाम रूप से हेनरी ड्वेयर को फोन किया और उसे एक पिंजरे में बंद लड़के के बारे में बताता है जो अपना नाम नहीं बताता है और हेनरी को चेतावनी देता है कि अगर वह नहीं आता है तो कैदी को जल्द ही एक भयानक अंत का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद हेनरी अपनी लंबी अनुपस्थिति के बावजूद कैसल रॉक में आता है। लोग उसे सड़कों पर पहचानते हैं और फिर भी उसे उसके पिता की मौत के लिए दोषी ठहराते हैं। जानी पहचानी सड़कें हेनरी की उस दिन की यादों को ताजा कर देती हैं। शेरिफ एलन पैंगबोर्न उसे झील पर पाया उससे पहले की हर चीज हेनरी के लिए खाली रह गई, जिसमें यह भी शामिल है कि वह अपने लापता होने के दौरान कहाँ था। हेनरी की दत्तक माँ रूथ अपनी बीमारी के कारण उसे तुरंत नहीं पहचान पाती है। वह स्मृति लोप से पीड़ित है। हालांकि उसका नया प्रेमी शेरिफ एलन तुरंत पहचान लेता है कि इस समय उसके सामने कौन खड़ा है। रहस्यमय कैदी बच्चा अपने सेल में अकेला बैठा है और पास में एक चूहे को देखता है। वह अपने दिमाग की शक्ति से उसे चूहे के जाल के पास जाने के लिए मजबूर करता है। हेनरी सीधे जेल जाता है। टेरेसा उसे अपने कार्यालय में आमंत्रित करती है और दावा करती है कि काल कोठरी में कोई लड़का नहीं मिला। वह वकील को आश्वस्त करती है कि फोन कॉल किसी की शरारत थी और वह सुरक्षित रूप से शिकागो लौट सकता है। लेकिन हेनरी जानता है कि यह एक झूठ है और बाहर निकलते समय वह जेलेस्की से आंखें मिलाता है। पुरुष एक दूसरे को पहचानते हैं लेकिन यह नहीं दिखाते। रात हो जाती है। अधिकारी जैसी मॉनिटर पर अपनी जगह लेता है। अचानक वह देखता है कि नए कैदी का सेल खाली है और वह किसी अन्य कैमरे में भी दिखाई नहीं देता है। बच्चा एक सेकंड बाद फिर से दिखाई देता है, लेकिन अब गलियारे में कैमरों पर वह सीधे गार्ड की ओर देखता है और कैदी के पीछे जेलेस्की अपने सहकर्मियों के शवों को देखता है। जेलेस्की अलार्म बजाता है और अपराधी को रोकने के लिए ऑफिस से बाहर निकलता है, लेकिन गलियारे में पता चलता है कि गार्ड के सभी सहकर्मी जीवित हैं। मॉनिटर पर दृश्य केवल एक दृष्टि थी और बच्चा पूरी तस्वीर पाने के लिए अपने सेल से बाहर नहीं निकला। हमें कैसल रॉक की स्थापना से थोड़ा पीछे जाने की आवश्यकता है। कैसल रॉक एक अजीब शहर था और हमेशा ऐसी घटनाएं होती थीं
जो निवासियों को सिहरन पैदा करती थी। अंत में शहर में एक भी घर नहीं बचा था जहां कोई भयावह घटना नहीं घटी हो। अजीब मामले के विवरण का पता लगाने की कोशिश में हेनरी डीबर पूर्व जेल वार्डन के घर जाता है। वह अंधी महिला को अपना नाम नहीं बताता है और वह वकील की मदद करने के लिए खुशी से सहमत हो जाती है और उसे अपने पति के ऑफिस में ले जाती है। लेकिन जैसे ही उसका पड़ोसी फोन पर महिला को बताता है कि उसके घर में कौन घुसा है, विधवा हेनरी से कहती है कि वह चला जाए और अपनी उपस्थिति से उसका अपमान न करे। दूसरी ओर जेल में जेलेस्की चुपके से लड़के से मिलने आता है और अछूते भोजन की ट्रे को इकट्ठा करता है। अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश करता है कि उसे दृष्टि क्यों मिली, लेकिन बच्चा चुप रहता है। डेल लेसी के रहस्यमय कैदी की खबर शेरिफ तक पहुंचती है। वह टेरेसा को एक बार में पाता है और उसे एक अजीब घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ 30 साल पहले हुई थी। तब रात की शिफ्ट के दौरान उसने डेल लेसी की कार रोकी और वार्डन ने उसे बताया कि उसे शैतान मिल गया है। खुद लेसी ने शैतान को पिंजरे में बंद कर दिया और उस क्षण से कैसल रॉक में भयावहता आखिरकार बंद हो गई। लेकिन अगर टेरेसा लड़के को रिहा कर देती है तो शहर एक बार फिर अंधेरे में डूब जाएगा। शेरिफ के साथ बातचीत के बाद टेरेसा और उसका डिप्टी कुएं में उतरते हैं। वह समझने की कोशिश करती है कि दयालु और सम्माननीय लेसी ने युवा लड़के को बंदी क्यों रखा और उसे इस समस्या को कैसे हल करना चाहिए। अब टेरेसा का डिप्टी बच्चे के पास आता है और उसे सबसे खतरनाक कैदी के साथ एक सेल में रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि अपराधी जेल को अवांछित मेहमान से छुटकारा दिलाएगा। पहले तो सब कुछ योजना के अनुसार होता है। लड़के की चुप्पी से पड़ोसी चिढ़ जाता है और लड़ाई शुरू करने का कारण ढूंढता है, लेकिन बच्चा उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। वह केवल आदमी से उसे न छूने के लिए कहता है। उसे आश्वासन देता है कि यह उसके लिए अच्छा होगा। हेनरी एक बार में शाम बिताता है। जेलेस्की वहां पहुंचता है और वकील चुपके से अधिकारी को एक नोट देता है जिसमें उसे उस रात फोन करने के लिए कहा जाता है। पुरुष मिलने में कामयाब हो जाते हैं और जेलेस्की वकील को सूचित करता है कि उसे 2 दिनों से कैदी के ठिकाने का पता नहीं है। हेनरी क्रोधित हो जाता है और जिला अटॉर्नी को शामिल करने का वादा करता है, लेकिन गार्ड अपनी नौकरी के डर से गवाह के रूप में काम करने से इनकार कर देता है। इससे हेनरी डर जाता है। उसे संदेह होने लगता है कि लड़के ने केवल खुद पर भरोसा करते हुए कैद पीड़ित के बारे में कहानी गढ़ी होगी। हेनरी शॉशंको में घुसने का एक रास्ता खोजता है। वह एक चर्च मिशन के साथ एक बाइबल पाठक के रूप में प्रस्तुत होता है। उसी समय जब समूह का दौरा होता है, गार्ड खतरनाक कैदी के शरीर को बिना किसी घाव के खोजते हैं। मेडिकल परीक्षक जेल वार्डन को रिपोर्ट करता है कि यह व्यक्ति एक गंभीर बीमारी से मर गया था, लेकिन वह इस बात से हैरान है कि उन्होंने पहले इस बात पर ध्यान कैसे नहीं दिया। चोटों के कारण वह बिस्तर से बाहर नहीं निकल पाता। हेनरी के पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि जेल में उसकी यात्रा ने एक बार फिर कोई परिणाम नहीं दिया। लेकिन जेलेस्की वकील को यह साबित करने में सफल हो जाता है कि कैदी की कहानी सच है। वह बच्चे को कुछ सेकंड के लिए बाहर छोड़ देता है। हेनरी कैदी को संक्षिप्त निर्देश देता है और एक तस्वीर लेता है जिससे उसे दोपहर के भोजन के दौरान कैदी तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। बच्चा जेल के नियमों को तोड़ता है। वह खड़ा होता है और विपरीत दीवार जेलेस्की कैदी को वश में करने और उसे उसकी सीट पर वापस लाने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि कोई और नहीं सुन सकता। वह लड़के को वकील का संदेश देता है जिसमें उसे थोड़ी देर और इंतजार करने के लिए कहता है, जबकि हेनरी जेल अधिकारियों से निपटता है। जेलेस्की हेनरी को बताता है कि क्या हुआ। अपनी अगली गुप्त बैठक के दौरान वकील ने गार्ड से कैदी के करीब जाने के लिए कहा ताकि उसके बारे में और अधिक जानकारी मिल सके। बदले में उसने जेलेस्की को लॉ स्कूल में प्रवेश दिलाने में मदद करने का वादा किया, जबकि वह डेल लेसी मामले में पुलिस से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। हेनरी को पता चला कि उसके बचपन के दोस्त मॉली को हिरासत में लिया गया है। वकील ने जमानत के बाद लड़की को समय पर रिहा होने में मदद की ताकि वह दिमाग पढ़ने की अपनी क्षमता का उपयोग करके टीवी शो में दिखाई दे। मॉली को अपने दोस्त के बारे में वह सब कुछ पता चल गया जो वह ड्राइविंग के दौरान सोच रहा था। उसने उसकी मदद के लिए आभार व्यक्त करते हुए शॉशैंक कैदी के बारे में सच्चाई का खुलासा किया, जिसने दर्शकों को चौंका दिया। रहस्योद्घाटन के बाद टेरेसा पोर्टर ने खुद हेनरी से संपर्क किया और उसे अपने ऑफिस में आने के लिए कहा। वार्डन ने वकील को स्कैन की गई जानकारी के साथ एक पतला फोल्डर दिया जो उसने लड़के को देने के लिए कहा और एक समझौता प्रस्ताव दिया। शॉशैंक कैदी को $3 लाख भुगतान करेगा और वह आधिकारिक तौर पर इस मैटर को छोड़ देगा। वे इसे गलत गिरफ्तारी कहेंगे। हेनरी अपने क्लाइंट को टेरेसा के प्रस्ताव के बारे में अपनी पहली मुलाकात के दौरान बताता है। वह जोर देता है कि उन्हें पैसे लेने से मना कर देना चाहिए
और साबित करना चाहिए कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि एक वास्तविक अपहरण था। लेकिन इनमें से कोई भी उस बच्चे से संबंधित नहीं था। उसने वकील से हेनरी डाइवर के लापता होने और 30 साल पहले उसके पिता की मौत से सीधे संबंधित अजीब सवाल पूछे। जेलेस्की अपना काम जारी रखता है, लेकिन शॉशैंक में तनाव उस दिन और अधिक बढ़ गया जब गार्ड अपने सहयोगियों के व्यवहार और सभी कैदियों के साथ उनके दुर्व्यवहार से नाराज होता है। बच्चा भी हैरान है। टेरेसा पोर्टर्स का डिप्टी लड़के को डराने की कोशिश करता है ताकि उसके अतीत के बारे में सच्चाई जान सके और वह कैसे कैद में आ गया। लेकिन इस बार कैदी चुप नहीं रहता। वह भगवान के बारे में एक अजीब भाषण देता है जो वार्डन को गहराई से परेशान करता है। उसे शाम जेलेस्की हेनरी को पाता है और नियमों को अनदेखा करते हुए वह सबके सामने वकील के पास जाता है और उसे बातचीत के लिए बाहर आने को कहता है। जेलेस्की हेनरी के हाथ में पिंजरे का चित्र थमाता है और उसे शॉशैंक के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए कहता है। जेल में अराजकता बहुत दूर तक बढ़ गई है। वह गवाही देने और सभी उल्लंघनों को उजागर करने के लिए सहमत हो जाता है। जेलेस्की की हालत उस दिन खराब हो जाती है। वह अपने सहकर्मियों से बात करना बंद कर देता है और बच्चे से गुप्त मुलाकातों के दौरान वादा करता है कि जल्द ही वे दोनों इस शापित जगह से बाहर निकल जाएंगे। हेनरी को संदेह होने लगता है कि उसके क्लाइंट का रहस्य किसी तरह 30 साल पहले जिले में हुई घटना से जुड़ा है। वकील को उसके लापता होने के बारे में लेख और नोट्स मिलते हैं, लेकिन तब से कोई और विवरण सामने नहीं आया है और आधिकारिक रिकॉर्ड खो गए हैं। केवल एक चीज है, हेनरी अपने अपहरण में संदिग्धों में से एक का पता खोजने में कामयाब हो जाता है जिसकी संलिप्तता कभी साबित नहीं हुई। हेनरी गवाह से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए उस आदमी के वन गृह में गवाह से व्यक्तिगत रूप से मिलने जाता है। बूढ़ा आदमी अपने आगंतुक को तुरंत नहीं पहचानता है, लेकिन जब हेनरी उसका नाम बताता है तो बूढ़ा आदमी उसे अभिलेखागार से चुराया हुआ एक फोल्डर देता है। वह लड़के को अपने घर में देखकर खुश होता है और उम्मीद करता है कि हेनरी को याद होगा कि क्या हुआ था और वह अपनी बेगुनाही की पुष्टि कर सकता है। हेनरी एलन को बूढ़े आदमी के साथ हुई बातचीत के बारे में बताता है, लेकिन शेरिफ ने उसे सच्चाई की तलाश बंद करने के लिए कहा। वह स्वीकार करता है कि अपने अंतिम क्षणों में डॉर सीनियर ने उस व्यक्ति का नाम बताया जिसने उसे चट्टान से धक्का दिया था और वह व्यक्ति खुद हेनरी था। हेनरी को कैसल रॉक लौटने का पछतावा होता है और वह जेलेस्की को बताता है कि वह केस छोड़कर शिकागो वापस जा रहा है। ये खबर आखिरकार गार्ड को पागल कर देती है। वह अपनी सर्विस पिस्तौल निकालता है और उन सभी सहकर्मियों को मार देता है जो उसे पागल कर रहे थे। उसी समय हेनरी टेरेसा के ऑफिस के पास है। गार्ड जेलेस्की को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेलेस्की घोषणा करता है कि वह आईएपी चाहता है। लेकिन जेल वार्डन के आदेश से पागल गार्ड को बाहर निकाल दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सच्चाई कभी शॉशैंक की दीवारों से बाहर न जाए। हेनरी अपनी मां के घर में एक निगरानी प्रणाली स्थापित करता है ताकि बीमार महिला सुरक्षित रहे। वह एलन के फोन पर ऐप डाउनलोड करता है और उसे महिला पर नजर रखने के लिए कहता है। जब वह दूर हो लेकिन हेनरी को अपनी योजना बदलनी पड़ती है। उसे सूचित किया जाता है कि उसके क्लाइंट को रिहा कर दिया गया है, लेकिन उसका कोई घर या परिवार नहीं है। वकील को बच्चे से मिलने और यह पता लगाने के लिए मजबूर किया जाता है कि उसके साथ आगे क्या करना है। पहले वह कैदी को डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन परीक्षण करने के बाद क्लिनिक मरीज को भर्ती करने से मना कर देता है क्योंकि कोई गंभीर समस्या नहीं पाई जाती है। मॉली अपनी दोस्त की मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। वह बच्चे को अपने स्टूडियो में रहने के लिए आमंत्रित करती है जब तक हेनरी चीजों को सुलझा नहीं लेता है। दोनों ने युवक को अंदर बंद कर दिया और वादा किया कि वह अब पूरी तरह से सुरक्षित है और कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन यह वह नहीं था जिसकी उन्हें रात में चिंता करने की जरूरत थी। बच्चा रात के समय कैसल रॉक में घूमने के लिए अपने छिपने की जगह से निकल जाता है। वह एक साधारण घर की ओर आकर्षित होता है जहां एक बच्चे की जन्मदिन की पार्टी जोरों पर है। जैसे ही लड़का परिवार के पास आता है, मूड बदल जाता है। जश्न एक त्रासदी में बदल जाता है और बच्चों के गीतों के बजाय अगले दिन घर से चीखने और रोने की आवाजें आती हैं। अगले दिन जब मॉली की दोस्त जैकी टॉरिन स्टूडियो में आती है तो बच्चा पहले ही अपने स्थान पर लौट चुका है। इस बीच हेनरी और उसका परिवार एक पुल की ओर जाता है जिसे शेरिफ एलन पैंगबोर्न को समर्पित किया जा रहा है। लेकिन यह कार्यक्रम एक और घटना से प्रभावित होता है। रूथ वास्तविकता पर अपनी पकड़ खो देती है और सबके सामने पानी में कूद जाती है, बिना यह समझे कि उसके सामने कौन है। जैकी टॉरेंस अपने नए साथी के साथ अंतहीन बातें करती हैं, लेकिन 1 घंटे के भीतर
वह मदद के लिए मॉली को बुलाती है। अजीब आदमी छत पर चढ़ गया है और नीचे आने के उसके अनुरोध का जवाब नहीं देता। मॉली लड़के के पास चढ़ जाती है, लेकिन उसके दिमाग में विचारों के बजाय कुछ गड़बड़ महसूस करती है। वह इतिहास में कैसल रॉक में रहने वाले लाखों लोगों की चीखें सुनती है। लड़की हेनरी के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। वकील सोचता है कि यह सब बकवास है, लेकिन उसके पास बच्चे को अंदर जाने देने और उसके रहने के लिए एक अलग जगह खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हेनरी मेहमान को ले जाता है, अपने पिता के गैराज में जाता है और कुछ समय के लिए वहीं रहने की पेशकश करता है, लेकिन युवक के व्यवहार से हेनरी एक बार फिर डर जाता है। बच्चा पियानो पर वही धुन बजाता है जो हेनरी के पिता बजाया करते थे। एलन पुल पर लौटता है। शेरिफ रूथ के साथ जो हुआ उसके लिए खुद को दोषी मानता है और अपने नाम की पट्टिका को हटाना चाहता है। उसी समय उसकी जेब में फोन बजता है और बूढ़ा आदमी एक नोटिफिकेशन देखता है कि घर में कोई है। शेरिफ घर भागता है और यार्ड में उसे रात का आगंतुक मिलता है। यह वही लड़का है जिसे डेल लेसी 30 साल पहले अपनी कार में लेकर आया था और उसे शैतान कहा था। लड़का एक दिन भी बूढ़ा नहीं हुआ है। एलन पूर्व वार्डन द्वारा शुरू किए गए काम को खत्म करने के लिए अपनी बंदूक उठाता है, लेकिन बच्चा बूढ़े आदमी से जल्दबाजी में काम न करने के लिए कहता है। वह रूथ को बचाने और उसकी मानसिक स्थिति को बहाल करने का वादा करता है, जबकि हेनरी अपने पिता का पालन पोषण कर रहा है। बच्चा मृतक के सामान के सूटकेस में तलाशी लेने पर उसे एक पुराना वीडियो कैमरा मिलता है। टेप में एक सीनियर की अपने बेटे के साथ सैर की रिकॉर्डिंग है। फिर वह एलन से मिलता है और उसे वह कार खोजने का निर्देश देता है जिसमें डेल लेसी उसे 30 साल पहले जेल लेकर आया था। बूढ़ा आदमी लड़के को बताता है कि कार लंबे समय से कबाड़ खाने में है, लेकिन बच्चे को कोई समस्या नहीं दिखती और वह एलन से मांग करता है कि वह उसे घर में वापस लाने का कोई तरीका खोजे। बच्चा ऐसे व्यवहार करता है जैसे वह उस जगह का मालिक हो। वह डी का सूट पहनता है और अपना म्यूजिक प्लेयर चालू करता है। जब रूथ घर लौटती है और अजनबी को देखती है तो उसे बुरा महसूस होता है। महिला अपने बेटे से आग्रह करती है कि सूट यहाँ नहीं होना चाहिए। उसके पति को इसमें दफनाया गया था। उसे लगता है कि चीजें बहुत आगे बढ़ रही हैं। हेनरी आगंतुक से छुटकारा पाने का फैसला करता है। वह उसे एक मनोचिकित्सा क्लिनिक में ले जाता है और उसे देखभाल करने वाले कर्मचारियों के हाथों में छोड़ देता है, लेकिन अगले ही दिन बच्चा वापस घर लौट आता है। एलन अपने पुराने दोस्त की कार पाता है और ड्राइवर को यह खबर देकर उसे क्षतिग्रस्त वाहन देने के लिए मना लेता है। वह वापस बच्चे की ओर मुड़ता है, लेकिन युवक गंभीर रूप से घायल होकर दरवाजे पर दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि अब उसे रूथ को बचाने की कोई इच्छा नहीं है। बूढ़ा आदमी महिला को खोजने के लिए घर में भागता है और यह जानने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ। वह बिखरा हुआ सामान और लाल दाग देखता है, लेकिन रूथ उस समय कहीं नहीं मिलती। और इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताएं। कैसे जेलर ने एक बच्चे को छुपा करे खुद ने आत्महत्या करे ली, लेकिन वकील द्वारा बच्चे को रिहा करने के बाद पूरे शहर में दहशत का माहौल बनता जा रहा है। क्या यही बच्चा कैसल रॉक की बर्बादी का कारण है? फर्स्ट पार्ट का लिंक कमेंट सेक्शन में है। आगे हमें देखते हैं कि शरीफ यह जानने के लिए अंदर जाता है कि रुथ के साथ क्या हुआ। वह बिखरा हुआ सामान और लाल दाग देखता है, लेकिन रूथ उस समय कहीं नहीं मिलती क्योंकि रुथ खलिहान में चुपचाप अपनी बंदूक लोड कर रही थी। जब बच्चा घर लौटा तो उसकी नसें काफी हद तक खिंच गईं। रूथ ने सोचा कि उसने उसमें अपने दिवंगत पति को देखा है। जंगल में आग लगने के बारे में एक न्यूज रिपोर्ट क्लिनिक ने महिला को वास्तविकता में वापस ला दिया और उसे एहसास हुआ कि इस मेहमान ने उसके परिवार के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। उसे अपने पति के गुप्त भंडार में बंदूक मिली, लेकिन उसमें गोलियां नहीं थीं। अजीब लड़का रूथ की कल्पना से कहीं अधिक डरावना था। उसने न केवल वरिष्ठ डीवर सूट पहना था, उसने उसे मृत व्यक्ति की तरह ही व्यवहार करना शुरू कर दिया। बच्चा वह सब कुछ जानता था जो केवल परिवार का मुखिया ही जान सकता था। उसने रूथ को डांस करने के लिए इनवाइट किया और उसने रुथ के सभी सवालों के सही जवाब दिए, जिससे साबित हुआ कि वह घर में पहली बार नहीं आया है। रूथ ने अजनबी के साथ खेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने उसकी चिंता देखी और उसे शामक दवा दी। लेकिन महिला बच्चे को धोखा देने और गोलियां ढूंढने और खुद को बचाने के लिए उससे बचने में कामयाब रही। आखिरकार उसकी याददाश्त ने रूथ को उस गुप्त भंडार का पता लगाने में मदद की जिसमें गोलियां छिपाई हुई थीं। वह खलिहान में बंदूक लोड करती है और इंतजार करती है सांसों में रुकावट के साथ। जब कदमों की आहट खतरनाक ढंग से उसके करीब आती है तो वह ट्रिगर खींचती है और शरीर के फर्श से टकराने की आवाज सुनती है। लेकिन जब वह देखती है तो यह कोई अजीब अजनबी नहीं है जो वहां पड़ा हुआ है। वह एलन का शरीर है। मॉली के नए निवासियों ने कैसल रॉक में घर खरीदा है। कपल ने डेल लेसी का घर खरीदा और वहां एक होटल खोलने की योजना बनाई। बेसमेंट में उन्हें सैकड़ों पेंटिंग्स मिली जो पूर्व मालिक ने पेंट की थी और हर कैनवास पर कपल को एक ही युवा बच्चे का चेहरा दिखाई देता है।
सभी पेंटिंग दीवारों पर अपनी जगह लगा दी जाती हैं। घर के लोग और दंपति होटल फॉर्च्यून की स्थापना के लिए वापस लौटते हैं। सौभाग्य से उन्हें पहले ही दिन कस्टमर मिल जाते हैं। पहले मेहमान उसी दिन होटल के लिए सफलता का वादा करते हुए आए थे, लेकिन घर के मालिक गॉर्डन ने इस कार्यक्रम को एक अजीब तरीके से मनाने का फैसला किया। उसने आने वाले मेहमानों की बेरहमी से हत्या कर दी। घर पर हेनरी को एक बार फिर बच्चा मिला। बच्चा वकील को अपने साथ बुलाता है और उसे दिखाता है कि एलन का शरीर अभी भी खलिहान में फर्श पर पड़ा हुआ है। बच्चा हेनरी से कहता है कि उसने 27 साल तक उसका इंतजार किया है और अब उन्हें जंगल में जाना चाहिए। लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है तो बच्चा पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। पुलिस को लगता है यह एक अन्य योजना है और अजीब लड़का उस रात समस्याओं से निपटने के लिए हेनरी को अकेला छोड़कर भाग जाता है। हेनरी अंततः अपने रहस्यमय कैदी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डेल लेसी के घर में घुसने का फैसला करता है। आदमी तहखाने से प्रवेश करता है और ऊपर लिविंग रूम में जाता है जो बंद किया हुआ था। रहस्यमय लड़के का चित्रों में होना यह दृश्य हेनरी को बहुत अजीब लगता है, लेकिन एक पेंटिंग विशेष रूप से उसका ध्यान आकर्षित करती है। इसमें वकील बच्चे को उसी मुद्रा और उन्हीं कपड़ों में देखता है जिसमें हेनरी को घर के मालिक के गायब होने के दौरान फ्लायर पर चित्रित किया गया था। तभी मकान मालिक वहां आ जाता है और वह और उसकी वाइफ मिलकर हेनरी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेनरी बाहर भागने में सफल हो जाता है, जहां जैकी टॉरेन अपने प्रसिद्ध चाचा की तरह उसके बचाव में आती है। लड़की एक कुल्हाड़ी के साथ उत्कृष्ट है। मॉली इस बात से अनजान है कि उसके दोस्तों के साथ क्या हो रहा है। मॉली घर लौटती है और वह बच्चे को घर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ पाती है और वह उससे कहता है कि केवल वह ही उसकी मदद कर सकती है क्योंकि वह उसे अच्छी तरह से जानती है। मॉली को समझ नहीं आता कि वह किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन वह मेहमान के पीछे ऊपर जाती है और उसकी बात सुनने के लिए सहमत हो जाती है। बच्चा लड़की के कमरे और उसके बारे में सब कुछ बताता है और बचपन के बारे में भी विस्तार से बताता है। वह यह नहीं छिपाता है कि वह यह सब कैसे जानता है। लड़का अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करता है कि वह वहां था उसकी दुनिया में जब उसका जीवन एक और वास्तविकता में समाप्त हो गया था। वह बच्चा जो हेनरी डीवर के सामने अल्जाइमर के लिए अपनी अभिनव दवा पेश कर रहा है जिसे उसने अपनी मां के इलाज के लिए बनाया था। युवक को दुर्भाग्यपूर्ण खबर मिलती है कि उसके पिता के साथ कुछ भयानक हुआ है, इसलिए हेनरी को कैसल रॉक वापस लौटना होगा। शहर और उसका घर उन लोगों से अलग नहीं है जहां वर्तमान हेनरी गोताखोर लौट आया था, लेकिन इस हेनरी के जीवन में इस दुनिया में कई अंतर हैं। मॉली भी है हेनरी की सबसे अच्छी दोस्त और इन्होंने ने एक बार में एक शाम बिताई। लड़का इस बारे में बात करता है कि कैसे उसकी माँ अब पूर्व शेरिफ एलन पैंगबोर्न के साथ रहती है, जिसे उसने कई साल पहले अपने वरिष्ठ के लिए छोड़ दिया था। रात को घर में बिजली चली जाती है और हेनरी को नीचे फ्यूज देखने नीचे जाना पड़ता है। ब्रेकर को ढूंढने के लिए बेसमेंट में गया, लेकिन बिजली के पैनल के साथ उसे कुछ और भी मिला, एक पिंजरा जिसमें बंद एक बच्चा था। लापता हेनरी गोताखोर। पुलिस और सामाजिक सेवाएं घटनास्थल पर पहुंची। लड़के की जांच की गई, लेकिन उसने नाम के अलावा कुछ नहीं बताया। इस बीच हेनरी को अपने पिता के टेप स्पष्टीकरण के साथ मिले। उसके पिता ने बताया कि कैसे एक किशोर लड़का उसके दरवाजे पर आया और दावा किया कि वह आदमी उसका दत्तक पिता था और उसका नाम हेनरी डीवर था। आदमी ने फैसला किया कि शैतान ने बेटे को वापस करने की उसकी प्रार्थना के जवाब में लड़के को भेजा था, जिसे रूथ ने छीन लिया था, और बुराई से बचाने के लिए डीवर सीनियर ने किशोर को एक पिंजरे में बंद कर दिया और कई वर्षों तक उसे वहीं रखा जब तक कि वह मर नहीं गया। हेनरी मॉली के लिए टेप बजाता है, लेकिन लड़की को यकीन है कि यह सब बूढ़े आदमी की बीमारी का परिणाम है। फिर वह दोनों लड़के से मिलने का फैसला करते और घटनाओं के बारे में उसके संस्करण को जानने की कोशिश करें, लेकिन पुलिस स्टेशन में आग लग जाती है और किशोर को दूसरी स्टेशन ले जाया जाता है। मॉली और हेनरी लड़के से मिलते हैं, लेकिन वह अजीब व्यवहार करना जारी रखता है। वह जोर देकर कहता है कि उसका नाम हेनरी डीवर है और उन्हें तत्काल जंगल में जाने की आवश्यकता है क्योंकि बहुत कम समय बचा है। पुलिस लड़के को मॉली के पास छोड़ने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन वे अधिकारी जलस्की को उन्हें ले जाने के लिए नियुक्त करते हैं। हालांकि मॉली ट्रेन के सामने से भागते हुए काफिले से भागने में सफल हो जाती है। लड़के को जंगल और उसकी शक्ल के बारे में सच्चाई को उजागर करना था, लेकिन किशोर बिना कोई स्पष्टीकरण दिए जंगल की ओर भागता है। हेनरी और मॉली उसका पीछा करते हैं, लेकिन लड़का अचानक रुक जाता है, जैसे कि वह दो दुनियाओं के बीच फंस गया हो। मॉली उसके विचारों को पढ़ने और देखने में सफल हो जाती है कि युवा हेनरी क्या कर रहा है और क्या देख रहा है, लेकिन जब वह घटनाओं को देख रही होती है तो अधिकारी जलस्की उनके पीछे दिखाई देता है। लड़का आगे जंगल में भाग जाता है, मॉली भी उसके पीछे जाती है। जलस्की हेनरी गोताखोर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय अधिकारी की बंदूक से गलती से गोली चल जाती है और मॉली अपनी आंखें बंद करके जमीन पर गिर जाती है। मॉली अपने दोस्त से किशोरी को वापस लाने में मदद करने के लिए कहती है। फिर कुछ अजीब होता है।
हेनरी अलग अलग युगों के लोगों को देखता है जिन्होंने इस जंगल में अपना जीवन समाप्त कर लिया है। अचानक सब कुछ गायब हो जाता है और वह खुद को उसी स्थान पर अकेला पाता है। लेकिन अब बर्फीली सर्दियों के बीच वह भागता है बेहतर दृश्य पाने के लिए चट्टान और शेरिफ एलन पैंगबोर्न को लड़के को ढूंढते हुए और उसे हेनरी कहकर बुलाते हुए देखते हैं। बच्चा अपनी कहानी खत्म करता है। वह स्वीकार करता है कि लगातार कई दिनों तक उसने अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। डेल लेसी को पता चला उसमें डेविल है और लेसी ने लड़के ने अगले 30 साल शाशैंक जेल के बेसमेंट में बिताए और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। डेल लेसी ने उच्च शक्तियों के निर्देशों के इंतजार में 30 साल बिताए। एक समय पर उसने लड़के की पीड़ा को खत्म करने की भी कोशिश की, लेकिन उसके पास ऐसा करने का साहस नहीं था। अब इसके साथ आगे बढ़ें। बच्चे ने मॉली से मदद मांगी। उसने कहा कि उन्हें हेनरी को जंगल में ले जाने और हर चीज को उसकी मूल स्थिति में संग्रहित करने के लिए दुनिया के बीच मार्ग खोजने के लिए मनाने की जरूरत है। मॉली अगले दिन अपने दोस्त को सारी बातचीत बताती है। इस बीच बच्चा वरिष्ठ की कब्र पर जाने के लिए टाउन कब्रिस्तान जाता है। हेनरी मॉली से वादा करता है कि वे जंगल के बारे में कहानी पर बाद में चर्चा करेंगे और वह अपने बेटे को लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। लेकिन होटल में घटना के कारण पुलिस ने वकील को हिरासत में ले लिया। टेरेसा पोर्टर नामक वार्डन मॉली के स्टूडियो में आती है। वह लड़की को एक मूर्ति देती है जो उसके घर में दिखाई देती है, जो रहस्यमय कैदी टेरेसा के लिए चेतावनी के रूप में काम करती है। कुछ गलत नहीं है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से हटती है, मॉली के दखने में एक जेल बस ने वार्डन को टक्कर मार दी। पुलिस बच्चे को ढूंढती है और उसे स्टेशन भी ले जाती है, लेकिन लड़के की वहां ज्यादा देर रुकने की योजना नहीं है। पहले वह स्थिति में हेरफेर करता है ताकि वह और हेनरी एक ही सेल में बंद हो जाएं, और बाद में वह कैदियों को दंगा करने और सभी को खत्म करने के लिए उकसाता है। गार्ड 2 आदमी खाली विभाग से होकर गुजरते हैं जहां कोई भी स्टाफ सदस्य नहीं है। बच्चा जिंदा रहता है। बच्चा हेनरी को अपने साथ जंगल में आने के लिए कहता है, लेकिन जब वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते तो वह बंदूक उठाता है और वकील को बच्चे की बात मानने के लिए मजबूर करता है। बंदी एक परिचित स्थान पर पहुंचे और हेनरी को वह दिन याद आता है जब उसने अपने पिता को चट्टान से धक्का दे दिया था। उसने खुद को और अपनी मां को पागल तानाशाह से बचाने के उद्देश्य से ऐसा किया था, जबकि बच्चे का ध्यान कुछ सेकंड के लिए हेनरी के हमलों से विचलित हो जाता है और उनसे मिलने के बाद पहली बार वह उससे बंदूक लेता है। लड़के का प्यारा चेहरा एक भयानक चेहरे पर विकृत हो जाता है और हेनरी को पता चलता है कि डेल लेसी सही थे। असली शैतान उसके सामने खड़ा है। 1 साल बाद हेनरी डावर अपने सामान्य जीवन में लौट आता है, लेकिन अब वह कैदियों का बचाव नहीं करता है, बल्कि वह भूमि के मुद्दों से संबंधित केस को निपटता है। वह कैसल रॉक में रहता है और अपने माता पिता के घर में रहता है। अपनी माँ और एलन की कब्रों और एक अन्य गुप्त स्थान पर जाता है। हेनरी हर शाम परित्यक्त शॉशैंक जेल में घुस जाता है और कुएं में उतरता है और अपने कैदी को खाना खिलाता है, जबकि उसके पूर्ववर्ती वकील वहां नहीं रहता है। बच्चे की बातें सुनने के लिए पिंजरा है, क्योंकि हेनरी डिवर को अभी भी यकीन नहीं है कि वह सही काम कर रहा है या नहीं। इसी के साथ सीरीज का पहला सीजन समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इसका 2nd सीजन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।